सलाम यासर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। एज ऑलवेज क्रिस्पी, खुशखुर्रम। आज हम ब्लैक एंड वाइट बनाए हुए हैं। हाँ अच्छा, हाँ ये मैंने नहीं सोचा, इतना अभी बात है। नोट किया। और आज मैंने खुद जो है वो थोड़ी देर पहले इनके बोलने पे नोटिस किया, मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए आज। पूरे सलवार कुर्ते में हूँ मैं। और अच्छी बात इसलिए कि हम बातें ही ब्लैक एंड वाइट ही कर रहे होते हैं। हाँ ये बात तो सही है, कोई हाँ इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं, बहुत कोई जितना शुगर समझ कोट में नहीं आ रहा है होता। वैसे इतनी ब्लैक एंड वाइट होती है, गालियाँ पढ़ना शुरू हो जाती है यार बहुत ज़्यादा हो गया ही। है। हाँ नाराज भी हो रहे हैं बहुत सारे लोग। नाराज़ भी हो रहा है। लेकिन खैर, जो नाराज़ हो रहे हैं वो हमारी ऑडियंस नहीं है। जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑडियंस है, और उनके लिए आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा करियर ओरिएंटेशन के हवाले से। क्योंकि जब भी इंसान करियर बनाने जाता है तो इंसान को सबसे पहले ये लगता है करियर जॉब्स में ही बनता है। करियर और जॉब को लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनसे बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, जो उनको लॉलीपॉप दी जाती है, लेकिन उनको लग रहा होता है कि ये हमारे भले की बात की जाए। हमें भी दी गई है बचपन में, अपने इसलिए भी हमें पता है ना। लॉलीपॉप्स ये ली है। इसलिए हमें पता है कि हम जब बोलते हैं, अच्छा मैं अक्सर इस तरह की बात करता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार तुम अब निकल आए हो ना इस लाइफ, तो इस तरह की बातें करते हो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने कहा भाई सीखा है मैंने वहाँ से, ठीक है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया तो मुझे कम से कम ये चीज़ें पता हैं, तो मैं आपको नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये मतलब ये नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि समझो इन चीज़ों को। हाँ हाँ, मतलब मकसद Between the ये lines किसी read को करना बुरा शुरू गए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बॉस हमने ये सीखा जिंदगी में, और हमारे एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस की बेसिस पे हमने ये नताइज अखज़ किए। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़रूर कर लें, वरना इसमें से अगर आपको डिसएग्री करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है यार, चलो हमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन मिल जाएगी। ऐसे ही है, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे, हम तो बताते रहेंगे ना हम आपको बोलते जो रहेंगे हमें भाई। पता है। हाँ हमें तो बोलने का शौक है। सबसे पहला जो मुझे जो लॉलीपॉप या मंजन नज़र आता है कॉर्पोरेट में, वो ये है कि जितना लंबा टेकोगे उतनी प्रमोशन होंगी या उतना प्रमोशन का चांस बढ़ेगा। रेयर देखा गया है। बकवास है इसमें आपका क्या बिलीफ है? यार। देखे भाई, ड्यूरेशन टाइम, और जो हम कहते हैं ना कि ठीक है, शुरू तो मैं वहाँ से करता हूँ। पहली लॉलीपॉप जो होती है ना कि पार्टनर तुम अभी ज्वाइन करो, गाड़ी आ जाएगी 3 महीने बाद, बस प्रोबेशन खत्म होगी, गाड़ी आ जाएगी। पहली लॉलीपॉप यहाँ से होती है। या कहीं जहाँ पे सैलरी पे बात नहीं बन रही होती तो वो कहते हैं भाई 3 महीने देखते, फिर आपकी सैलरी वहाँ पे सेटल कर लेंगे। मुझे अपनी लॉलीपॉप याद आ गई, सॉरी। हाँ। मुझे प्रॉमिस थी न्यू स्विफ्ट, जाते ही मुझे मिल गई यूज़ मेहरान। मैंने कहा ये क्या सीन? तो कहते हैं ये आपके प्रोबेशन से पहले पहले हम चेंज कर देंगे। अब यकीन करो पूरा साल चलाई है मैंने, ऐसे ही होता वो बर्बाद हो गई थी, फिर मेरे पास गाड़ी आई है। ये लॉलीपॉप पूरे साल चली, सिर्फ 3 महीने वाली। है ना। तो ये लॉलीपॉप्स होती भाई, और ये तो चलो मिल गई किसी अच्छी कंपनी में, तो मिल गई। और जब बर्बाद हुई, जब मिली, अगर बर्बाद ना होती चलती रहती तो चला तो रहे हो। हाँ ठीक तो है, क्या हो गया, अरे भाई आ जाएगी, क्या हो गया, तुम ना डायरेक्ट सिविक ले लेना। हाँ भाई मुझे बहुत दो मेरी इंटाइटलमेंट दे दो ना यार। ऐसे ही है। तो अगर द पॉइंट इज के बॉस अनफॉर्चुनेटली ना लॉलीपॉप देने वाला भी ना मजबूर है, क्योंकि उसको भी बोला कि भाई बजट कट हो गया है, मैनेज करो। और उसको ये भी बोला गया है कि लड़का चाहिए भी, या बंदा चाहिए, या बंदी चाहिए, मतलब इस पूल। आगे भी ना। और इसको एक लॉलीपॉप दे के रखो। तो वो जिस तरह से, मैं बड़ी माजरत के साथ लेकिन बुरी सी बात करने जा रहा हूँ कि कुत्तों की रेस देखी कभी आपने? देखिए घोड़े की रेस हमने देखी है, ऊँटों की रेस देखी, उसमें ना आगे कुछ नहीं लगा हुआ था, उसको सिर्फ जापुक पड़ रहे होते। कुत्ते की रेस पे आप बैठ नहीं सकते कुत्ते के ऊपर, तो ये होती कुत्ता कहाँ है? क्यों भाग रहा है भाईजान? होती है, इस पे शर्तें लगती है बाकायदा, पूरी इंटरनेशनली कुत्तों की रेसें वगैरह होती है। अच्छा, ग्रे हाउंड वगैरह भागते हैं, ब्लड हाउंड्स भागते हैं। ओके। हाँ प्रॉपर रेसें होती है। लेकिन कुत्तों की रेस में ना आगे आप देखेंगे कि एक ऐसे करके डंडा सा लगा होता है मशीन के ऊपर, और वो ना एक खरगोश टाइप की चीज़ वो यूं करके आगे चला रहा होता ओके, कैरेट है। एंड स्टिक वाली कैरेट चीज़ एंड है। स्टिक वाला काम होता है। तो ओके। वो कुत्तों को क्योंकि शिकारी कुत्ते होते हैं ये, ओके, तो ये कुत्ते भागते हैं उसको पकड़ने के चक्कर में। इनके फरिश्तों को नहीं पता कि ये ना असली है, और ये कभी हत्ते तो आना ही नहीं मेरे। आप समझ रहे? तो हमने तो ये वाली अल्लाह माफ़ करे, मेटाफोरिकली ही स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा वो कुत्ते हैं जो भाग रहे हैं और ये जो भी है, भागे। बट हम भी भागे ना भाई ऐसी वाली, इस कुत्ते वाली रेस में, रियलाइज करना जरूरी होता है। है ना। पहले आप कुत्ते वाली रेस में भागते, फिर आपको जब वो रियलाइज हो जाता है कि ये तो मैं कुत्ते वाली रेस में, तो फिर आपको कुत्ते जैसा मुंह बनता है। और फिर आप ये सोचते हैं इसको कुत्ता नहीं बनने दूंगा। अगर बन रहा, पता होने के बाद भी बन रहा है, तो तेरी मर्जी है भाई। तो फिर तेरी मर्जी, तू फिर ये चूज कर रहा है कि तू कुत्ते जैसी जिंदगी गुजारना चाह रहा है, ऐसे ही है। तो भाई फिर आपकी मर्जी। बट द पॉइंट इज, जो पहला रेस होता है, जो वो होता है कि यार कोई ना कोई आके आपको समझाता है बॉस जितना लंबा तुम लॉन्जेविटी यहाँ पे बरकरार रख सकते हो वैसी तरक्की होगी। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो गारंटी अबाउट दिस। देखिए पीपल हैव मेड जंप्स बाय स्विचिंग, एंड पीपल हैव नॉट मेड जंप्स बाय स्विचिंग। कुछ लोग जो है वो उसी इदारे के अंदर रहकर तरक्की करते चले गए। तो ये लॉलीपॉप है, बिकॉज दिस इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, नंबर वन, एंड नंबर टू उसके हालात, उसके गिर्द नवा के लोग। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। यार आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हायरार्की बड़ी इस्टेब्लिश्ड है,
जहाँ पे आपको ये पता है कि बस मैं यहाँ से ना एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता, कि मैं किसी और मार्केट में चला जाऊँ या मैं किसी और मार्केट में सेकंडमेंट ले लूँ, कुछ और मैं नहीं ले सकता। सो होता क्या है, होता यह है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टैग्नेट होने का इम्कान रख लेते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई मेट जो कि कभी शिफ्ट नहीं हुए थे, वो दो एक्सट्रीम एंड्स पर होते हैं बॉस। एक एक्सट्रीम एंड होता है जिसपे होता है कि अरे यासिर भाई तो बहुत सीनियर है, जो सीईओ था ना वो एमटीओ आया था तब यासिर भाई ने उसकी ट्रेनिंग की थी, और यासिर भाई खुद क्या करते हैं, यासिर भाई डेटा एंट्री ऑफिसर है, 35 साल से यासिर भाई डेटा एंट्री कर रहे हैं। उसको बड़ी बनाया जाता है, काफ़ी लोगों का न्यू कमर्स का बड़ी बनाया जाता है ना। अच्छा, यासिर भाई को यही इज्जत काफ़ी होती कि यार जानी आज का जो सीईओ है वो तो मेरे गोद से पल पड़ के निकला है, तो मैं तो खटखटा करूंगा और वो बोलेगा अरे यासिर भाई, आप समझ रहे हैं, यासिर भाई इस नशे में टुन चल रहे हैं कि हाउ मैं ट्रू यार, हाउ ट्रू। ऐसे बहुत सारे भाई, मैं रिलेट कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से ऐसे, बहुत सारे ऐसे। बहुत सारे ऐसे। और ये यासिर भाई के ना, और यासिर भाई 2 मिनट नहीं लगाते जब कोई बुरा वक्त आता है ना, उसकी टनारी दूर करने में। बिल्कुल सीधा हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा, एक तो हो गई ये वाली एग्जाम्पल्स, जो बेचारे ना वो डेटा एंट्री ऑफिसर फलाना ढिमकाना एक क्लरिकल लेवल के ऊपर फिर वो जाते नहीं है, या वो एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर जाके कहीं ना कहीं रिटायर हो जाते हैं कि बॉस हमने तो 30-40 साल में ये वाला। और ये बेचारे लॉयल भी होता है बहुत ज़्यादा। ये बहुत लॉयल लोग होते हैं, ये बहुत मतलब अच्छे लोग होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनको कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम नहीं करना आया फॉर वन रीज़न और अनदर, चाहे वो उनकी क्वालिफिकेशन थी, चाहे वो उनकी रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड सो ऑन एंड सो। इनके अगेंस्ट कुछ और कमीने ऐसे होते हैं जो वाकई इतने अरसे से ही टिके हुए होते हैं, लेकिन वो हर न्यू कमर को बोलते हैं गलत आ गया बॉस, है ना। यू डिजर्व बेटर। हाँ, मतलब वो लॉयल नहीं है, उससे बड़ा कमीना कोई नहीं है कि कंपनी ने पाल के रखा हुआ उनको 20-30 साल, और वो हर न्यू कमर को बोल रहे हैं यार ये जगह अच्छी नहीं है, तुम क्यों टिके हुए हो? तो तुम चले जाओ ना यार। तुम अगर तुम्हें इतनी बुरी लगती है ये जेल, तो दादा तुम निकलो फिर यहाँ से, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, दूसरे एंड पर एक और लोग होते हैं, वो होते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स। वो एमटीओस जो आते हैं ना, हाथ का छाला बना के रखा जाता है उनको, ओरिएंटेशन होती है, स्वैग होता है ना, उनके करियर्स को फास्ट ट्रैक किया जाता है, उनको फैसिलिटेशन की जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उसमें भी फिर एक वो यही वाली दो ब्रीड्स निकलती, एक वो एमटीओस होते हैं जो कि सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर लेवल तक जाके खत्म हो जाते हैं, और एक होते हैं जो कि ग्लोबल सीईओज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बन जाते हैं। एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद ड्यूरेशन बॉस, ऐसे। है ना। सो सुंदर पिचाई गूगल में 800 साल से नहीं है, तो इसलिए गूगल में हो सकता है, और उससे पहले भी कोई स्वीपर हो, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है कि गूगल में उससे पहले कोई आई डोंट नो 5-8 और काम करने वाले लोग भी हो, लेकिन सुंदर पिचाई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो अगर तो सुंदर पिचाई यूएस ऑफिस में ना होता, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, और वो घुसा होता किसी और ऐसी जगह पर, या उसी मार्केट में कभी पेनिट्रेशन ही नहीं पाई होती उसने, तो वो कभी भी ग्लोबल सीईओ नहीं बनता। सही बात है ना। तो इंडियंस भी जो भी शख्स कहीं भी पहुंचा, इट वॉज बिकॉज दे वर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज दे वर वेरी केपेबल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वेरी केपेबल। सही बात है ना। सो एक तो हमारे पास ये वाला एक इशू आ जाता है, इट्स नेवर अबाउट द टाइम। सो बहुत औकात हम कहते हैं कि भाईजान 8 घंटे पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। मैं और मेरे छोटा भाई, सगा छोटा भाई, भाईजान मुझे ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है कोई चीज़ समझने या याद करने के लिए। तलाल जो है माशाल्लाह वो गिफ्टेड है। सही। तलाल को हमने MBBS के दौरान तक, स्पेशलाइजेशन में तो उसको रगड़ पेगा ना डॉक्टरों ने, जो सीनियर्स थे, उस बेचारे ने सोया नहीं, जागा नहीं, खाया नहीं, मरा नहीं, जिया नहीं, बस एक रोबोट था। लेकिन MBBS तो उसने ऐसे हंसते खेलते कर लिया कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये लड़का पढ़ता भी है। ये कब पढ़ता है? अबे हमने तो इसको पढ़ते हुए देखा ही नहीं कभी। अच्छा, और यासिर को हमने कुछ और करते हुए नहीं देखा। ये मेरे वालिदैन के स्टेटमेंट्स है। वो और बात है कि इसमें बहुत सारा कुछ जो है वो ऑप्टिक्स का भी गेम है, हाँ जो सच्ची बात है। तो हमने, मेरे कज़न है, बड़े मज़े की बात उन्होंने की, कहने बेटा पढ़ाई कर लो, फोकस नहीं मारो। मैं तो फोकस नहीं मारो। अच्छा। मैं तो फोकस नहीं मारो मतलब, कहते फोकस मारने का मतलब होता है कि बस तुम दिखा रहे हो हाँ कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। बड़ भुट्टा तुम कुछ नहीं रहो, ऐसा अंदर ही है। तुमने जो है ना वो कॉमिक्स खोले हुए मिसाल है, या तुम कोई और चांद तारे गिन रहे हो टाइप्स। सो फोकस नहीं मारो भाई, तुम फोकस करो, उतनी देर में पढ़ो और निकलो। हमारे पास अट्रिशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी इदारे में।
अट्रिशन मीन्स दैट अगर आपके पास एज अ HR विंग या एज अ ऑर्गेनाइजेशन X% से ज़्यादा लोग छोड़कर जा रहे हैं तो मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है. ऐसे ही व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग. इसलिए आपको डे 1 से ही इनग्रेन कर दिया जाता है कि बॉस लंबा टिकना, बहुत आगे जाओगे. KPIs होते हैं यार ऐसे ही. क्योंकि देखिए अगेन, और उसमें उसकी गलती नहीं, कोई ईवल या बुरा शख्स नहीं है वो. असल में बात ये है बॉस कि इसको ये बताया गया है कि साहब मैंने ये खर्चा कर दिया है इस रिसोर्स की ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, ये मेरे पॉलिसीज चीज़ें इन प्लेस आ चुकी हैं द डे आई हायर्ड दिस पर्सन. ऐसे ही. तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है यार. इस इन्वेस्टमेंट को जब फ्रूट खाने का टाइम आए तो ये निकल ना जाए कहीं, क्योंकि मेरा ROI तो आएगा चंद साल के बाद, ऐसे ही है ना. देखिए सेल्स, अगर जैसे आप सेल्स में रहे तो सेल्स तो सिर्फ रेवेन्यू है ना बॉस. बिल्कुल ऐसे ही. अब उसमें फहद की CTC है, यासिर की CTC है, इन दोनों के बॉस की CTC है, इनके नीचे जो नया MTO आया है उसकी CTC है. CTC कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी. तो ये तनख्वाह उनके लिए क्लियर कर रहा हूँ कि जो सही है. अभी शायद इस वाले एरिया में नहीं घुसे. तो भाई एक तो आपकी तनख्वाह है, एक है आपकी कॉस्ट टू कंपनी, जिसमें ना आपके ओवरहेड्स, मिसाल के तौर पे अगर आप बैठते हैं कहीं पे तो वो जगह का कॉस्ट टू किराया है. कीप द लाइट स्विच्ड ऑन. सिंपल सी बात. सिंपल सी. आप कॉफी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, AC चलता है, खाना खाते हैं, पीते हैं, पानी, अटरम पटरम, सारे बिल इंश्योरेंस सब कुछ मिला के. अब ये बंदा मुझे कितने का पड़ा वर्सेस इसने मुझे मुनाफा कितने का दिया. फिर मैंने इस सेल्स की बेसिस पे बाय वन और आदमी को भी तो पालना है. हाँ. उसी में से मैंने मार्केटिंग भी करनी, उसी में से मैंने खर्चे भी निकालने, उसी में से मैंने इसको घर भी लेके जाना है, मैंने भी लेके जाना है. सो ये आदमी पे अगर मैंने आज इन्वेस्टमेंट किए तो मुझे ये हो सकता है 2.5 साल 3 साल के बाद रिकवरी मिले. ऐसे ही. ये ब्रेक इवन हो गया बॉस. तो कम से कम इतना तो टिकाओ. तो कम से कम इतना तो टिकाओ भाई. तो इसको अगर मैंने आज से ही बोल दिया बॉस तुम तो जल्दी निकलो, मेरे लिए लॉस हो गया. ऐसे ही. सच्चे भी है. हाउएवर देखिए बॉस, एक ही तरीका है तरक्की करने का, और बरादर 2-3 फार्मूले हैं. फार्मूले से पूरा 2-3 तरीके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना अगर आपका KPI पूरा है और आपके ऑप्टिक्स ठीक नहीं है तो भी बेकार फिर भी होता बढ़ है, गया. ऐसे ही. है ना. अगर आपके खाली ऑप्टिक्स ठीक है और KPI बेकार है तो फिर थोड़ा सा बॉस पे डिपेंड करता है. मैं ईमानदारी की बात, ऐसे ही. है ना. इसका मतलब बहुत सारी चीजें उसने अंडर द कारपेट जाने दी हैं. उसमें का खैर कोई नहीं है यार, हाँ, मैं किसी दिख और तो फिल्म रहा से है. निकाल देता, हाँ. है ना. और तीसरा तरीका ये है कि भाई आप दोनों ठीक रखें, आइडियली दोनों ही ठीक रखें, अच्छा हो जाएगा. अल्लाह शुक्र, KPI भी ठीक हो, ऑप्टिक्स भी ठीक हो, लाइफ इज गुड. ये ऑप्टिक्स वाली बात मुझे इसलिए याद आई कि हम जब भी कोई अपने डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के हेड ऑफिस में जाते थे ना, और अगर हशाश बशाश लग रहे हैं बॉस को, हाँ. तो क्या ज़्यादा काम नहीं हो रहा. है ना. मतलब उसको आंखों में हल्के दिखने चाहिए, आंखें लाल दिखनी चाहिए, कुछ शेप हल्की सी बड़ी हुई हो, परेशानी दिखे ना मुंह पे, यस. तो फिर लगेगा यार ये काम कर रहा है. वो ऑप्टिक्स ये वाले भी बड़े सारी जरूरी होते कंपनी में ये वाली ऑप्टिक्स भी जरूरी होते हैं कि बॉस से पहले तो नहीं कर चला जाता. तो मुझे लगता है यार वहाँ देखे, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन. अनफॉर्चुनेटली हमारी ह्यूमंस की ना कैपेसिटी इतनी ही है कि जो हमें दिखता है या जो हमारा जो भी एविडेंस प्रोसीजर है, जो हमें दिखता है, जो हमें सुनाई देता है, या जो हम महसूस करते हैं, इन तीनों बेसिस पर ही हम एक फैसला करते हैं कि ये ठीक है या ये नहीं है. हैं. ऐसे ही. तो ऑप्टिक्स वाली बात जो है ना वो इसलिए है कि इसमें बहुत सारे लोग ना ये भी कहेंगे अबे यार फिर वही वाली बात आ गई ना, उठाओ जीत जाता है और फला. हाँ. मैं समझ रहा हूँ, है ना. बट ऐसे ये ही. सिर्फ उठाओ की बात नहीं है बॉस. देखें यार फहद, ओके, ऑप्टिक्स जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ उठाओ ही. ऑप्टिक्स ये भी तो जरूरी है ना मेरे भाई कि आपने फॉर एग्जांपल क्या पैकेजिंग की, अपने काम की. मसलन आपने बहुत अच्छी सेल्स डिलीवरी दे दी XYZ MNC कंपनी पे, लेकिन जब उसको प्रेजेंट करने की बारी आई तो आप उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर सही बात है. जब उस देखिए जंगे ना टेबलों पे जीती जाती है बॉस, ये टेबलों पे हारी जाती ऐसे ही. है ना. तरक्कियाँ ना टेबलों पे की जाती है, टेबलों पे ही हारी जाती है. फील्ड पे तो आप उस टेबल की तैयारी करते हैं कि जो अब मैं नेगोशिएशन खोलूंगा या जो मैं चैप्टर खोलूंगा इस आदमी ये के इन साथ सारी discuss- चीज़ों को कैस्केड करते हैं आप नीचे ऑपरेशंस में, है ना कि भाई ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, अब ऐसा होना चाहिए. बेसिकली. तो अगर तो मैं आपसे ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई क्या आपने अपना केस अच्छे से प्रेजेंट किया, यार आपने सेल्स का केस कैसा प्रेजेंट किया. मसलन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बॉस हमने लास्ट ईयर 1 टन माल XYZ प्रोडक्ट का बेचा था, इस बार इन्फ्लेशन बढ़ गई, इस बार कंजम्पशन कम हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, तो हम सिर्फ 900 किलो माल बेच पाए. देयर इज अ प्रॉब्लम और देयर कुड बी अ प्रॉब्लम.
अबे यार ये 100 किलो कम बिका है। तो बहुत सारे सेंसिबल लोग क्या करते हैं, और 99% लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको ये सिखा दिया जाता है कि बॉस अब टनेज की बात तो तुम करोगे, लेकिन साथ में ना एक एस्ट्रिक्स लगाओ कि लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ रुपए का ये बेचा था, इस साल हमने 1.5 करोड़ रुपए का माल बेचा। ऐसे ही है। तो लोग कहते वाह ये तो 50% इंक्रीज हो गया, हालांकि 100 किलो कम बिका है, हाँ लेकिन इन्फ्लेशन को जब आपने फैक्ट सही बात, बिल्कुल ऐसे आप ऐसे ही करते हैं ना मेरे भाई, प्राइसिंग का इफेक्ट आ रहा है। आप समझ रहे। सो अगर आप सिर्फ टन टू टन दोगे तो हो सकता है कि आपको एक सर पे दिया जाए टन करके कि भाई तू निकल तो सही है। वॉल्यूम गिर गया तो मैं क्या मैट्रिक क्या चेंज करूं मैं अपना ऐसे कि ही जिसकी वजह से मेरा टिक लग जाए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो शाम को 5 बजे बस्ता उठाकर घर जा चुके होते हैं, लेकिन जब रीजनल प्रेजेंटेशंस की बारी आती है ना तो इनसे अच्छा हाँ। रीजनल प्रेजेंट करने वाला कोई नहीं होता बॉस, सही बात है ना। बोर्ड रूम के चीते होते हैं ये। ऐसे ही इनसे 10 रुपए की सेल हो या ना हो, ये 1 अरब रुपए की प्रेजेंटेशन बनाते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं, और ये फिर रीजनल अवार्ड्स लेके जाते हैं। वो जी हाँ ग्रो भी वही करते हैं। कंपनी वैल्यूज पे सर फहद को क्या हुआ बिग 5 अवार्ड सही बात है, लाइफ शुड बी फन और फलाना और ढिमकाना और सारी वैल्यूज जो है ना फहद को 2 भाई अवार्ड। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी उठाना है आपने, बट बॉस पैकेजिंग भी एक चीज होती है। इसको आप यूं पकड़ ले कि हमें क्यों साफ सुथरा रहने को कहा गया है। यार, इसलिए कि गंदे आदमी से ना वैसे ही दिल नहीं करता बैठने का साथ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर वक्त जो है ना दूल्हे बन के तैयार रहे, बट आप कम से कम साफ तो हो, है ना। क्योंकि जिस आदमी में से बू आ रही है उसके साथ बैठना पसंद करेंगे अब आप। सही बात अब इसकी अच्छी बात भी ना आपके दिमाग में नहीं घुसेगी बॉस, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। है, क्यों कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करता रहेगा आपके लिए। यस, इसमें मुझे याद आया कि मैं एक जगह इंटरव्यू किया था मैंने, खैर ये इररिलेवेंट पॉइंट हो सकता है लेकिन सिर्फ टू मेक माई पॉइंट कि बहुत दफ़ा आप जब लंबा टिक जाते हैं तो आप खुद भी हर्डल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं ना कहीं आपसे छुटकारा पाना चाहती है, वो आपको बोल नहीं सकते या फिर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते हैं। मेरा इंटरव्यू हुआ था एक ज़माने में, एक कंपनी में मल्टीनेशनल थी, 2016 या 15 की बात है शायद। तो मैं गया, बात हो रही थी, अच्छा खासा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि RSM था, उसने मुझसे कहा कि अगर अपने से बड़े उम्र के बंदे को फायर करना हो जो तुम्हारे अंडर हो, क्या करोगे? तो मैंने कहा आई विल गिव हिम अ चांस, देखूंगा क्या KPIs हैं, क्या मीट नहीं किया, मैं किस तरह ट्रेन कर सकता हूँ उन्हें और ये कर सकता हूँ। बोले नहीं, उसे फायर करने का वक्त आ गया तो तुम क्या करोगे? तो मैंने फायर करने का वक्त आ गया है तो वो डिटर्मिन अगर मैंने कर लिया है और मेरे पास काम का नहीं है तो डेफिनेटली आई विल कम्युनिकेट। बोले नहीं, कम्युनिकेट भी नहीं करना है, फायर करना तो क्या करोगे? वो असल में चेक करना चाह रहे थे मैं इमोशनली कितना ट्रिगर्ड हूँ या कि बड़ी उम्र का आदमी है। मैं इतना डू दैट, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि कुछ भी हो काम काम है, चाहे वो मुझ जैसा हो, को बंदा को मेरे अंडर हो, मेरे ऊपर हो, मैं नहीं करूँगा तो ठीक। बोला अच्छा हुआ, क्योंकि ये तुम्हारा मेक और ब्रेक क्वेश्चन था। अगर तुम ये बोलते ना कि नहीं वैल्यूज़ हैं, पहले बड़े हैं, ये हैं वो हैं, तो मैं आपको बोलता ये दरवाजे यहाँ से बाहर चले जाए, दरवाजा बाहर हाँ। से। तो खैर उसके बाद ऑफर भी हो गए, वो अलग बात है, मैंने टर्न डाउन कर दिया, मेरे पास दूसरी कंपनी है लेकिन मेरी अच्छी चिलिंग हो गई थी उनसे। फिर मैं एक दफ़ा ऐसे पूछा उनसे कि मैंने कहा आपने सवाल किया था मुझसे, इसका मकसद क्या था? तो कह रहे हैं यार देयर इज़ सो मच ओल्ड ब्लड इन द कंपनी दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ। और उनको ना वो बाबे जो बैठे हुए ना जड़ों में, वो अब नए लोगों को टिकने नहीं देते। कंपनी बड़ी है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, अब लोग आते हैं कल्चर फकड अप है, अब आते हैं ये लोग भगा देते हैं। बहुत दफ़ा गया तो अब इनके कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स ऐसे हैं क्योंकि सेठों से मामला तो ये वो जो बड़े हैं उनसे बना के रखा हुआ है। आप मैं कोई ऐसा यंग ब्लड लाना चाहते हैं जो खड़े खड़े इनको फायर करे और इस बेसिस पे करे कि उसके भी ऑप्टिक्स से ज़्यादा बेहतर हो। यस, तो बहुत दफ़ा तो ये हर्डल बन जाते हैं आगे जाके, क्योंकि वो एक अपनी जागीर बना ली उन्होंने और वो नए को टिकने नहीं देते और फिर कंपनी मजबूर हो जाती है कि नहीं भाई ऐसा ब्लड लेकर आओ जो इनको खड़े खड़े निकाल सके। ये देखिए ना, अगेन वो जो पुराने बाबे हैं अगर वो इवॉल्व नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि वो अडेप्ट भी नहीं कर रहे। और अडेप्ट नहीं, मैं अभी एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं। जैसे अभी जो है ना वो AI का अचानक से कुछ अरसे से बहुत वावेला बचा हुआ है कि वो AI ने ये हो गया, AI में ये एबिलिटी हो गई, वो एबिलिटी हो गई। आप में हर आदमी कोशिश करता है कि AI से कोई ना कोई फ़ायदा उठा ले और उसमें किस तरह से हम सीख सकते हैं और बेहतरी में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए। बॉस जो इस वक्त ब्रीड बैठी है और अगर वो फॉर एग्जांपल इस बात के लिए रेडी ही नहीं कि अबे चल पे कोई AI वह नहीं होता ऐसे ही है। तो आप मेरी बात समझ रहे? अब क्या होगा? अब वो ये रहा है कि जब मैनेजमेंट को एक PPT चाहिए फॉर एग्जांपल और उसने फहद से कहा कि यार फहद साहब ज़रा मुझे आप एक प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, सुबह 9 बजे मुझे मेरी टेबल पे चाहिए और इस वक्त बज रहे लेट्स अज्यूम शाम के 5 और आधे घंटे में आपके जाने का टाइम था।
AI की मदद से तो आप बना सकते हो ना बॉस, आराम से। लेकिन अगर मैं आपसे AI का टूल छीन लूँ तो अब ये लंबा एक चैप्टर हो जाएगा, है ना। तो अब आप मुझसे ये जायज़ तौर पे बोल सकते हैं, 3 साल पहले 4 साल पहले जब AI नहीं था तो अगर ये बाप से बॉस बोलता तो आप कहते बॉस 22 स्लाइडें 25 स्लाइडें बनानी है, ये एक रात में कैसे बनेगी, Justify डेटा नहीं हो डलना सकता है, था। चीज़ें डलनी है, सब कुछ होना है, रात तबाह हो जाएगी, तो फिर मैं सुबह दे के चला तो जाऊँगा, लेकिन फिर कल मुझसे बैठने की रिक्वायरमेंट ना हो। आज की तारीख में ये कैसे फास्ट हो गया, बाबे ये अडॉप्ट नहीं कर रहे ना, बाबे तो ऐसे कह है। रहे बॉस 3 दिन लगते हैं इस काम में, 25 साल से यही काम कर रहा हूँ। और ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। मेरी ना एक थोड़ी सी तू मैं हो गई म्यूजिशियन से, बहुत सीनियर म्यूजिशियन से, मैं ऑफ कैमरा आपको उनका नाम भी बताऊंगा, मतलब लेजेंडरी म्यूजिशियन से। तो हम एक ब्रांड के लिए काम कर रहे थे, तो ब्रांड मैनेजर और सीनियर ब्रांड टीम बैठी हुई थी, मैं एजेंसी की साइड से था, और वो जो म्यूजिशियन थे वो बना रहे थे एक गाना। तो उन्होंने जो है ना वो मुझे पूरी फ़लसफ़ा बताना शुरू किया, सारा कुछ किया। उसके बाद जो है ना ब्रांड टीम ने कहा यार बॉस असल में मसला ये है कि इसमें ना हमारा ये मैसेज आना चाहिए। अब देखिए जब आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है उसके अंदर, है ना, क्योंकि वो बनवा रहा है अपने लिए, बनवा रहा है कमर्शियल एस्पेक्ट है ना। आपकी शॉप के लिए नहीं बनवा रहा वो चीज़ कि यार आपको क्या अच्छा लग रहा है। बात चलती रही, थोड़ी सी हमारी डिस्कशन जो है ना वो लंबी हो गई। वो दिल पे ले गए होंगे। तो उन्होंने एक जुमला दिया, कहने ऐसे साहब मैं ना 25 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैंने कहा सर प्रॉब्लम यही है कि आप 25 साल से यही काम कर रहे हैं, बस कुछ नया कर ले अब की बार। कहना अच्छा अब आप मुझे सिखाएंगे। मैंने कहा मैं आपको म्यूज़िक नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि बॉस ये पैसे दे रहा है आज इसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ये इसलिए नहीं दे रहा कि आपका कोई शौक है वो आप पूरा करें, वो आप अपने टाइम में खुद करें। सो आप समझ, ये एवोल्यूशन मस्ट कीप हैपनिंग यार, अदरवाइज मैं हूँ आप हो कोई भी हो, वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सिर्फ वो वाहिद चीज़ है जो कि इवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है बेसिक्स प्रिंसिपल्स। जो अच्छा है वो अच्छा है, वो बुरा है वो बुरा है। झूठ आज भी बुरा है और कल भी बुरा था, कल भी बुरा रहेगा। अच्छा, इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक ये समझा जाता है कि अगर आप लंबा टिकोगे तो आपकी लॉयल्टी कंपनी से ज़्यादा है और आपको कंसिडर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 साल एक कंपनी में गुजार के किसी नई कंपनी में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार 10 साल गुजारे हैं, सही है, लॉयल तो होगा, ठीक है इसको ले लो। दूसरा 10 साल में 5 कंपनियाँ हॉप की हैं मैंने। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है यार इतनी कंपनीज हॉप की हैं, इससे मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स काफ़ी हैं इसकी, कि ये 2-2 साल के, और इसने प्रोग्रेसिव वो भी किया है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहने वाला था मैं प्रोग्रेसिवली आगे गया है ये, और 5 कंपनीज की है, तो ये एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं इसके पास, तो इसको हायर करो। तो ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी बेहतर है? यार ओके, दोनों में से कोई बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए इट रियली डिपेंड्स ऑन द केस। फॉर एग्जांपल नहीं, अगर मैं आज भी देखता हूँ कि यार भाई कंपनीज देखेंगी बोलेंगी यार ये तो बहुत हॉप करता है, कोई बोलता है यार बहुत हॉप करता है तो अच्छी बात है। देखिए ये डायकोटमी है। ये डायकोटमी है जहाँ पे फॉर एग्जांपल एज एन एम्प्लॉयर अगर आप मुझसे कहें कि यार ये 6 महीने में छोड़ के भाग जाएगा, मैं आपको एक मिसाल, या ये 2 साल में छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है, क्या इसने पिछले 2 साल में ऐसा कोई करतब दिखाया पिछली कंपनी में कि जिसमें बोला बॉस इसने मारे अट्ठे? तो बहुत सारे ना फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग का जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड रखते हैं इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स वगैरह बनाते, तो हम जब मार्केटर्स से मिलते हैं ना तो कुछ ऐसे फिनोमिनल मार्केटर्स होते हैं जो उन्होंने 2-2 साल के अंदर पूरी ब्रांड्स की तख्तीरें बदल हाँ, दी, बिल्कुल ऐसे ही पूरे है। ब्रांड का स्ट्रक्चर बदल दिया। उन्होंने कहा बॉस मैंने तो ऐसा करा, कुछ कोई मैप पे ले आया मैं अपने ब्रांड को। तो आपको बात समझ में आती है कि बॉस ये है सुपरस्टार, ये 2-2 साल में ना यूं करके ब्रांड के डीएनए को ऐसा कुछ इनकलकेट करता है उसके अंदर कि ये चेंज या बहुत ज़्यादा ग्रो करवा देता है अपनी कैटेगरी के अंदर। तो मुझे ये आदमी चाहिए, और फिर मैं कोशिश ये करूँगा 2 के बजाय इसको मैं 4, 6, 8 खींचूँ। What does this person need? Let's find out. हाँ, Versus एक आदमी है जो बॉस 10 साल से यहीं था और वो लेट्स से असिस्टेंट मैनेजर था, और 10 साल के बाद 10 साल में वो मैनेजर हुआ और अब सीनियर मैनेजर है। तो आप कहेंगे नहीं इतना ना बड़े सीनियर हो रहा है ये भाई। हाँ, ये सिर्फ सीनियर इसलिए कि ये पहले पैदा हो गया था। आप समझ रहे, इसका जुमला मेरे पास कुछ और है असल में, लेकिन आपको मैंने शायद सुनाया होगा ये, नहीं तो मेरी हम ऑफ कैमरा सुनूंगा मैं। तो बॉस अगर ये पैमाना नहीं हो सकता ना यार सीनियर होने का। बस पहले पैदा हो जाना, तो इससे आपका क्या क्राइटेरिया? सही तो बात। आप मतलब ये तो तुक्का लगा आपका बस है। तो इसका मतलब हम जो 100 साल का आदमी है जो भी रिकॉर्ड है उसको बोले बॉस एक काम करे यार, इलॉन मस्क से मार्क ज़करबर्ग इन सब से पैसे छीनो, इनको दे दो यार, क्योंकि ये सबसे सीनियर है फिर। और दूसरी बात ये कि मेरे जहन में ये होता है कि हमेशा कि एक ही जगह बैठे बैठे आपने 10-15 साल गुजार दिए, अगर वहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस नहीं रहा, जो कि रेयर केसेस में होता है,
लेकिन नहीं रहा और फिर आप गए, तो ऐसा बंदा मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा जिसके पास डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस भी है, उसने जोग्राफीज़ भी मल्टीपल देखी हैं, उसने प्रोडक्ट्स भी मल्टीपल देखे हैं, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आया हुआ है, तो ये भी मेरे लिए प्रेफरेबल होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, दिस इज रियली डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब एक फाइनेंस वाला है, वो CFO था, अब उसके पास मजीद कोई ऊपर जगह नहीं थी, हाँ। टकरा रहा था उसके साथ, है ना, छत से टकरा रहा ऐसे था। ऐसे आपने फिर so what a lot of these companies what they do is it really depends on किस टीयर पे आप बंदे को हायर कर रहे हो और फिर आप उसका नेक्स्ट लेवल क्या देख रहे हैं। तो बहुत सारे CFOs जो है ना वो CEOs नहीं बनते, क्योंकि शायद, और मेरी कुछ अजम्पशन है इसमें इंक्लूडेड, क्योंकि CFO की जो ट्रेनिंग होती है ना वो ये होती है कि बॉस आपने ना रिस्क अवर्स रखना है। ऐसे वो क्रीज से बाहर निकल के खेल नहीं सकता वो, उसका काम ये है कि तू कोई भी क्रीज से बाहर ना निकलना भाई, क्योंकि कंप्लायंस का चीफ भी वही होता और सेल्स वाला तो अगर क्रीज से बाहर नहीं निकलेगा तो टांगे छत से लग जाएंगे। है। मार्केटिंग वाले का तो काम ये है, सेल्स वाले का काम ये है कि बॉस तुम तो नई क्रीज बनाओ, एक काम करो तुम तो बराबर वाली क्रीज में भी एक और अपनी और क्रीज बनाओ, और उस फाइनेंस वाले से लड़ना काम है तुम्हारा, है ना। तो तुम दोनों का ना कुछ थोड़ा सा आपस में जरा चोरी दामन का भी साथ है और जरा ईंट कुत्ते का बैर भी है, समझते ऐसे ही है। कि लड़ाई भी करनी है, तुम इसके बगैर नहीं जिंदा रह सकते क्योंकि इसने तुम्हें चेक में रखना है, और तुम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि ये क्रिएटिव आदमी है और ये जो है ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल अपनी एक्सपर्टीज एक्सप्लॉइट करेगा कि यार अब मैं क्या करूँ ऐसा कि ये जो है ना ये मनूस मान जाए, कोई लूप होल ढूंढ लूँ मैं इसके अंदर कि ये, है ना। सो अब यार भाई ये जो बिग 4 है, हाँ, ये बिग 4 जो फाइनेंस की कंपनीज है, वो KPMG है, डेलोइट्स है, PwC है, ये सारी जो है, इनको क्यों हर आदमी टैक्स के लिए हायर करता है? फर्गसन को क्यों हायर करता है? लेगेसी है। नहीं सर, शब्बर जैदी से अच्छा टैक्स लॉयर कम ही है पाकिस्तान, इसलिए कि उनको ये सब पता है कि कौन कौन सा लूप होल कैसे कैसे क्या क्या बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ना। वो जब हम कहते हैं और सुनते हैं कि द रिच डोंट गेट टैक्स बॉस, मिडिल इनकम आदमी टैक्स होता है, क्योंकि द रिच हैव शब्बर जैदीस, ऐसे ही है, जड़ें मजबूत हैं उनकी। उनको पता है भाई कि ये अच्छा एक काम करते हैं भाई, कितनी टैक्सेबल इनकम है बॉस, आपका 100 रुपये टैक्सेबल इनकम है, एक काम करो फलानी जगह पे ना एग्रीकल्चरल ज़मीन ले लो, आओ अब हर साल एग्रीकल्चरल ज़मीन लिए आपने, ये टैक्स एग्जेम्प्ट हो गए आप, ऐसे ही है ना, और उसमें से जो क्रॉप आई वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, लाइफ इज ग्रेट। सारा प्रॉफिट आपने कैपिटल गेन में डाला और कैपिटल गेन के अंदर से जो गेन्स हुए वो सारे टैक्स एग्जेम्प्ट हो गए, एक तो कमाल नहीं हो गई ये। फिर आपने क्या किया, आपने बोला यार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक काम करते, एक फंड बनाते या एक ट्रस्ट बनाते हैं, ख्वाजा 1 2 3 ABC 1 जो भी XYZ ट्रस्ट बनाया आपने, उस ट्रस्ट के आप ट्रस्टी बने, उस ट्रस्ट के अंदर आपने जो ना फलाही काम करने शुरू कर दी, फलाही काम के अंदर आपने कहीं डाउन स्ट्रीम क्रिएट कर लिया और फिर आपने टैक्स बचा लिया अपना। इट्स नॉट टैक्स इवेजन बट इट इज क्रिएटिव टैक्सिंग एंड क्रिएटिव अकाउंटिंग, है ना। तो यही काम है ना भाई इनका। अब ये तो कामयाब है, अगर तो आप ये कहते हैं कि यार इसने तो 10 साल में पहले ये गया फर्गसन, फिर ये गया PwC, फिर ये गया डेलॉइट, फिर ये वापस आ गया फर्गसन, और जब ये निकला था तो ये अज्यूम कर ले मैनेजर था और अब जो है ये पार्टनर लेवल पर आ गया, इसका मतलब ये है सुपरस्टार बॉस, ऐसे ये आदमी चाहिए मुझे, किया इसने। ये आदमी चाहिए मुझे बॉस, इसके पास कोई गुण है जो ये इतनी तेजी से सीढ़ी क्लाइंब कर रहा है। तो वेरी डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल एंड द केस। इसके बारे में क्या ख्याल है जो कंपनीज कहती हैं कि वी वर्क लाइक अ फैमिली? यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितनी फैमिली बिजनेसेस देखे हैं वो वाकई फैमिली की तरह ही चला रहे होते हैं अपने बिजनेस को, तो मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं ना कि वर्क लाइक अ फैमिली तो वही परसेप्शन होता है शायद। कभी किसी को अपने अब्बा को फायर करते हुए देख? पढ़ा है कि सर कलम कर दिया औलाद ने, लेकिन वो भी ज़माने में पुरानी कहानियाँ जो होती हैं। तो बस ये ज़रा डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे। देखिए फैमिली में ना KPIs होते हैं, अगर चलो इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे हम ले लेते हैं, बात आप अपनी फैमिली के हेड है इस वक्त, तो अगर आपका बेटा कोई मस्ती करेगा और अपनी KPIs नहीं मीट करेगा, विच मीन्स आज की KPI उसकी होगी कि बेटा पढ़ लो, एक्सरसाइज कर लो, खाना टाइम पे खा लो, रात को सो जाओ टाइम पे, सुबह जल्दी टाइम पे उठ जाओ, ये बेसिक KPIs है उसकी। इनमें से जब वो डंडी मारेगा तो उसको डांट पड़ेगी और उसकी कोई ना कोई ट्रीट रुक जाएगी,
अब वो ट्रीट फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप बोले यार अच्छा एक काम कर, इंचरा को चॉकलेट मिलेगी तुम्हें नहीं मिलेगी, बात ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या ये एक पॉसिबिलिटी है। फ्री फायर बंद कर दो, बहुत है। वाईफाई बंद कर रहा हूँ मैं हाँ अगले वाईफाई 2 बंद कर घंटे दो। के लिए, बढ़ गई बारात पूरी। और अब्बा मैं पढ़ रहा हूँ मैं, बेटा 2 घंटे के लिए वाईफाई बंद है। सो ये पीनलाइज हो गए। वेरी सिमिलर एट द ऑफिस, हस अपने KPIs पूरे कर लो, सब अच्छा है। और वरना ऐसा है कि कभी कभार तो अब्बा जूते भी मारते हैं, मैनेजर कम से कम जूते नहीं मारता, डांट सुना देता है, जलील कर देता है, नौकरी से निकाल देगा। कि मतलब अब्बा भी जो है ना एक पॉइंट पे आके कहते हैं घर से बाहर निकालो इसको, नशे करने लगा ये है, आवारागर्दी कर रहा है, मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ रहा है। ऐसे तो अगर हम वाकई इसको ऐसे ट्रांसलेट करें तो श्योर व्हाई नॉट। हाँ, लेकिन असल में तो लॉलीपॉप की तरह यूज होता है ना ये। बॉस ये तो असल में लॉलीपॉप की तरह यूज होता है। देखिए यू गॉट टू प्रूव दिस अगेन, जहाँ पे अगर आप ये देखें कि यार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उतनी बड़ी ये लॉलीपॉप है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ना ये कहीं ना कहीं कैपेसिटी होती है, क्योंकि आपका बॉस या ओनर ना कॉन्स्टेंटली एक्सेसिबल है। तो जहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं कि यार HR में जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर अटरम होगा, फिर पटरम होगा, यार ये पॉलिसी बनी हुई है, यहाँ तो बॉस ये लॉलीपॉप। क्योंकि वहाँ पे ना सिस्टम्स इतने इंटैक्ट हैं कि सबके हाथ बंधे हुए, और बड़े साहब तक रसाई से लिए 12 लोगों की है। ऐसे तो जब इवन यासिर भाई जाएंगे, वो जो 25 साल से यहाँ पे डेटा एंट्री ऑफिसर है फॉर एग्जांपल, और वो जाके CEO से बोलेंगे तो CEO बोलेगा दादा असल में तुम्हें तो पता है कि जब तक HR वाला मुझे नहीं लिख के देगा तब तक मैं भी नहीं कर सकता ये, और HR वाला तब लिख के देगा जब तुम्हारा अपना लाइन मैनेजर लिख के देगा। तो ये सिस्टम बना हुआ है। मेरी भी नौकरी है यार, मैं भी नौकरी पेश आज। तो एक काम करो, तुम जाओ वापस फहद के पास जो तुम्हारा लाइन मैनेजर है, फहद रेकमेंड करेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तुम भाई से उसने तो वही सीढ़ी सिखा दी आपको जो ऑलरेडी थी, और अगर फहद ने नहीं करना था तो वो नहीं करेगा, क्योंकि आपके निकलते ही एक फ़ोन उठाएगा, यार फाज़ साहब यार ये यासिर आया था मेरे पास, क्या सीन है इसका, ज़रा 2 मिनट आते मेरे पास। यार वो कुछ भी बोलता है, नहीं निकला रिकमेंडेशन, कोई ज़रूरत नहीं। क्या अब घुमाते रहो चौरंगी उसको। अरे यहाँ से लाहौर तक चौरंगे ही चौरंगे है। और छोटी कंपनी में जो है वो जहाँ पे सेट आपका एक्सेसिबल होता है, तो आप ये भी कई औकात ऐसा होता है, बॉस फंस गया हूँ, लाख रुपए चाहिए, सैलरी से कटा लूँगा। संडे को फ़ोन कर दिया तो सेठ ने बोला ओके बेटा मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। एंड इसका वाइस वर्सा ये है कि आपने सेठ को बोला, सेठ ने बोला तुम्हारा दिमाग बहुत तो नहीं ख़राब हो गया। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतने ही सिस्टम्स है भाई उसके। ऐसे तो मुझे याद है मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, तो उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जो HR का सिस्टम था, जिसके तहत आपका जो PF था वो आप उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर सकते थे, मेरा PF कितना जमा हो गया। और उसमें उसूल ये था कि 80% आप PF विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर 100 रुपये आपका प्रोविडेंट फंड जमा हो गया तो आप 80 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। सही। 20 रुपीज़ हमेशा उस फंड में पड़े रहेंगे आपके, फॉर वट एवर रीजन। तो होशियार ने कहा यार ऐसा है बॉस कि हमें जो है ना ये 80% चाहिए। उसकी वजह ये कि इस 80 पे ना मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, अगर मैं इसी 80 को गोल्ड में डाल दूँ, मैं इसको स्टॉक्स में डाल दूँ, ये हमें सूझी उस वक्त। अच्छा हमने जो है ना वो लिखा कि बॉस मेरा ना PF निकाल दें। उन्होंने बोला रीज़न बता दें। मैंने कहा जी मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक हो गया, आपकी हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, बताते हैं आप। मेरे ख्याल से रीज़न सही नहीं देना चाहिए था। भाईजान उन्होंने मुझे इतनी चौरंगियाँ घुमाई, इतनी चौरंगियाँ घुमाई, इतनी चौरंगियाँ घुमाई। आप इसको मरवा भी देते सही रहता। खुदा की कसम में बताया था मेरी पुप्पो मर गई है, मुझे पैसे भेजने हैं, मनी ऑर्डर करना है मुझे, अपने ताया को कुछ भी बता देता। ये पता नहीं क्या मसला है, ये हर चीज़ को ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ले लेते हैं। मतलब इंसान अगर अपना कोई पैशन फॉलो कर रहा है जो कि बिल्कुल भी कन्फ्लिक्टेड नहीं है, मतलब मैं अपनी केमिकल बेच रहा हूँ अपनी कंपनी में और शाम को फिटनेस कर रहा हूँ, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है जी। अब कहाँ से आ रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन नहीं है। एक्चुअली वो माइंडसेट पता है क्या हो गया था और अभी चेंज हो रहा है मेरे से। बस माइंडसेट ये हो गया था कि ये इंसान ना सोते जागते सिर्फ इस केमिकल के बारे में सोचे। हाँ, ये है इंटरेस्ट। अगर इसने अपनी अम्मी के बारे में भी सोच लिया ना तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि अब तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे ना, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस का तो सिस्टम ही नहीं था ना बॉस कुछ साल पहले तक। ऐसे ही ये ये तो- शोर भी अभी मचना शुरू हुआ है। तो अब शोर मचना शुरू हुआ है और उस पर एप्लीकेशन होनी शुरू हुई है। तो मुझे ना बहुत सारी ऐसी कंपनीज अब मिलती हैं उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे वाकई नहीं थी कोई वर्क लाइफ बैलेंस, और वो कहते हैं कि भाई मतलब हमारा एक जानने वाला एक कंपनी में काम करता है, उसने बताया कि एक मीटिंग हो रही थी, अगले दिन कुछ
मामला थे, चीज़ें थी, प्रेजेंट करने थे, तो CEO बैठा हुआ था और कंट्री हेड था और सारा कुछ था, और जो छुट्टी पे थी हमारी रिसोर्स, उसने भी ना जूम कॉल ज्वाइन कर ली। सही। तो वो जूम कॉल को पॉज करके जो CEO था या जो कंट्री हेड था, उसने कहा आप तो छुट्टी पे नहीं? तो उसने कहा जी मैं छुट्टी पर हूँ, एनुअल लीव्स पर हूँ। तो कह रहे तो फिर आप क्या कर रही हैं इस मीटिंग? कह रहे नहीं, वो मेरे ब्रांड से मुताल्लिक है ना, तो इसलिए मैं ज़रा इसमें। कह रहे बॉस आप छुट्टी पर है, हम कोशिश कर लेंगे कि आपके बगैर कोई मुनासिब डिसीजन ले लें, नहीं आप वाकई प्लीज़ सही अपनी बात। छुट्टी इंजॉय करें। उसने मना कर दिया। कुछ ऐसी ब्रांड्स है जो कहती है बॉस 5 बज चुके हैं, 5:30 बजे आपने अगर काम नहीं ख़त्म किया तो इसका मतलब आप स्लो है, ऐसे यू शुड हैव बीन एबल टू फिनिश दिस ऑफ। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो कहते हैं अरे यार रात के 11 बजे तक बैठा हुआ है, ये है चीता। कोई चीता नहीं, दूसरा चे है वो कि अभी तक काम ही कंप्लीट नहीं कर पाया। भाई वो काम भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा। फिर अब देखें ना, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव अगर मैं अपनी बात करूँ, बॉस मेरा तो शौक ये है कि भाई जल्दी निकलो। उसकी ख़ास वजह ये है कि तुम जितनी देर बैठोगे ना, तुम मेरे AC पियोगे, तुम कॉफ़ी पियोगे, तुम अगड़े बगड़े करोगे, तुम खर्चा करोगे अपना भी मेरा भी। हाँ मेरे भाई मत कर यार ऐसे, काम निपटा घर जा, ताकि कल जब तुम आओ तो मेरे लिए फ्रेश हो और मेरी रिसोर्सेज ज़ाया ना कर रहे हो। वरना 11-11 बजे तक बैठे हुए कचहरियाँ हो रही हैं, सुट्टे चल रहे, दादा पता तेरा भाई क्या सोच रहा था यार, जो बाइडेन को चाहिए ऐसे इलेक्शन लड़ ले। अरे भाई तुझसे मशवरा पूरा, तू काम कर घर जा यार। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आती, ये मेरे साथ एक्सपेरिमेंट मतलब बड़ा प्रैक्टिकल हुआ है कि टीम वर्क सिखाया जाता है, लेकिन उसी टीम को अंदर अंदर लड़ाया भी जाता है। ठीक है ये मैंने सेल्स में बहुत देखा है। Divide and फॉर conquer. एग्जाम्पल हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर के ये मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन आपको लीड कर रहा है। अगर वो कमीना है तो डेफिनेटली वो हरकतें करेगा। तो इसमें बड़ी वो भी मुनाफ्कत वाली चीज़ें भी आती हैं, ख़ास तौर पे यार तुम लोग टीम हो, तुम लोगों को जाना है, छा जाना है सब कुछ, और अंदर बैठ के अलग अलग बुला के बोला देख यार तेरा कंपटीशन है, सही है तुझे RSM बनना है तो तुझे इसके गर्दन पे चढ़ के जाना होगा तुझे। अच्छा, उससे क्या होता था, इंटरनल राइवलरी बढ़ जाती थी। जब हम साथ मिल के बैठते थे तो ज़ाहिर है फिर हम टीम है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फेवर चाहिए, मुझे अपने रीजन के लिए चाहिए, उसके रीजन की चीज़ है, तो ज़ाहिर है तू अगर मुझे फेवर करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरे हम बिगर पिक्चर को अगर देखें तो हम टीम वर्क के थ्रू ही काम कर रहे हैं ना। हमारा ही बॉस बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन तूने एज अ बॉस अंदर घुस के जो इंजेक्शन लगाए हैं सबको हाँ। कि भाई इसको देख ले उसको देख ले, क्यों तुझे आगे जाना है उससे आगे नहीं जाना, तो फिर इससे आप लड़वा भी रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स को समझना आना चाहिए कि अगर वो टीम वर्क को प्रमोट कर रहे हैं तो इंटरनल राइवलरी को एक हद तक पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को आप उसी को सैबोटाज कर दो जो आप फड़ाना चाह रहे देखिए हेल्दी कंपटीशन इज ग्रेट, बट हेल्दी कंपटीशन, द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी कंपटीशन ये नहीं है कि यार अगर मैं हार गया तो मैं खुश हूँ। द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी कंपटीशन है कि मैं इसको टंगड़ी नहीं दूंगा, और अगर मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना एक दिन मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप मेरी बात समझ रहे? सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल देते हैं, अभी जो है वो आज हमारे पास नुमान अभी नहीं है, नुमान एक पर्सनल उससे वो गया हुआ है, तो नुमान ने अपना जो कह रहे टीम मेट है वो हमें यहाँ पे आज वो फ़ोन करके बोल दिया यार तुम ज़रा देख लो, बिकॉज ही प्रॉबली अंडरस्टैंड्स एंड नोज कि यार आज मेरी ज़रूरत है तो मेरा दोस्त, मेरा असिस्टेंट, मेरा टीममेट इस बात को कवर कर लेगा, और मेरी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि कल को जो है ना मैं ये यार ये मेरे बॉस से करीब हो जाएगा और ये जो है ना डायरेक्ट हो जाएगा और ये जो भी है ये उसकी सिक्योरिटी है। बट दिस मस्ट बी इनकलकेटेड फ्रॉम द टॉप। तो ये जो है ना वो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा पत्ता ये कोशिश करके भी साफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बॉस मेरे पास ही आएगा, है ना। अगर तो ये परफॉर्म कर रहा है तो ये उसको पता है कि अरे यार तेरी टीम में वो फहद है यार, चैंप लड़का है यार, गुड चॉइस पार्टनर। इट्स अ पर्सनल इनसिक्योरिटी, जो कि आप वो जो कहते हैं ना परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। तो बेशतर लोग जो इनसिक्योर होते हैं वो इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, और जब वो इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं देखो भाई ये अगर तरक्की कर गया तो तुम नहीं कर पाओगे। वेयर डज इट से दैट यार? ऐसे ये कहीं नहीं लिखा। देखिए जोन्स डिवाइडेड होती है, सेल्स में भी जोन्स डिवाइडेड होती है। अगर आप बिजनेस करते हो और आप एक ही बिजनेस के लिए 2 आदमी पिच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं दिस इज द लास्ट पीस ऑफ द केक, ऐसे है ना। देखिए जैसे आपने तो MBA किया है, तो मैंने ये सीखा मार्केटर्स से कि 2 तरीके हैं बॉस अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाने का या रेवेन्यू इनकम को बढ़ाने का। एक तो ये कि पाई को बड़ा कर लो, और फिर जब पाई इतना बड़ा हो जाए तो फिर पाई के अंदर की स्लाइस से लड़ो। लेकिन पहले पाई तो बड़ा कर लो,
तो 99% जो हमारे पास इस वक्त जो कहने के चैलेंजेस हैं वो पाए बड़ा करने के। आप देखिए, मैं उस दिन जो है ना वो एक से बात कर रहा था, मैंने कहा यार मेरी बेटी को ना ब्रेसेस लगे हुए हैं अलिशा को ना, तो मैं डेंटिस्ट से गया तो वो ना वो रबर बैंड्स लगते हैं ना हर महीने, सेट होता है, फिर उसके बाद में रबर बैंड्स लगती है, तो वो कलर चूज़ करवा रहा था उससे। तो मैडम हर महीने जाती है, फिर कहती है इस बार आप मुझे पर्पल लगा दें, इस बार आप मुझे पिंक लगा दें, इस बार ब्लू लगा दें, ऐसे कुछ करके। तो मैं प्यार से उसको बिल्ली कहता हूँ, मैंने कहा बिल्ली क्या लगवा रही है आप? तो कहने बाबा मैं पर्पल लगा रही हूँ। तो वो छोटे छोटे रबर बैंड्स आते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं। तो मैंने डेंटिस्ट से पूछा, मैंने कहा बॉस ये कोई मुश्किल चीज़ है बनाना, ये रबर बैंड ही है ना ये? पहले हाँ। तो मैंने कहा ये इम्पोर्ट होती है? कहना जी भाई ये सब इम्पोर्ट होता है। मैंने कहा तो हम 74 साल में रबर बैंड भी नहीं बना रहे, वजह कोई मुश्किल चीज़ है ये? कहना नहीं यार किसी को ख्याल ही नहीं आया। बॉस अगर आप डियर स्टेशनरी वाले हैं या मिलन रबर वाले हैं, एक मैं सवाल है, मिलन रबर वो मिलन की रबर आती थी मेरे बचपन में ना, मुझे तो याद भी नहीं, पेन से लिखते हैं ना अब तो, सही है। लेकिन हम आगे मेरे पास तो रबर भी नहीं है यार, मंगवाऊंगा, मुझे बड़ी मजे की लगती थी वो ना, हाथी घोड़े वगैरह बने होते थे उसके बाद ना, वो नरम होती थी मिलन की। फिर एक स्टैडलर की आती थी, वो जरा चौरस होती थी। बॉस अगर आप पाकिस्तान में मिलन रबर वाले हैं, मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकलिटी क्या है, बट आई एम श्योर कि आप यार मार्केट सेगमेंट तो है ना, एक मार्केट सेगमेंट है ना, और आप ही के अंदर का एक वो रबर आप बड़ी बना रहे हैं, इसको आपने छोटी रबर बैंड्स बनानी है। डियर वाले तो रबर बैंड बनाते भी है ना, जो आपको मिलती है उसको और छोटी कर देंगे, रंग बिरंगा कर देंगे, कुछ उसमें केमिकल्स ऐसे आ जाएंगे जो कि मुंह के लिए सेफ होंगे बच्चे के, यही होगा ना बॉस। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी है कि रबर बैंड कैसे बनती है, पता है। मेरा एक जानने वाला मुझे मिला तो उसने मुझे बताया, कहने बॉस मैंने कहा तुम्हारे अब्बा करते क्या है, यंग लड़का है वो, लेकिन हमारा ना टिश्यू पेपर का काम है। मैंने क्या टिश्यू पेपर का काम है? कहने लगे हमारा बाहर जो है ना वो बहुत बड़ी एक टिश्यू पेपर बनकर आता है रॉ मटेरियल, और फिर यहाँ पर वो सिर्फ कटता है। तो मैंने कहा सब ये करते, कहने एक दो कंपनी बनाती, बाकी सब ये करते। मैंने कहा तो हम क्या टिश्यू पेपर भी नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते हम? कहने यार यासिर भाई उसमें ना वो पल्प की ऐसे वाले पल्प और वैसे वाले पल्प कितना मिक्स होना चाहिए ना, इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा ये तो एक आदमी होगा ना मेरे भाई, और ये कोई ऐसा साइंसदान नहीं होगा कि यार जाए यार ये तो न्यूक्लियर बम बना रहे, ये कैसे बनेगा? अबे हमने बम बना लिया, कि नोबेल लॉरेट थोड़ी सी इसके लिए है टिश्यू पेपर वाला। कहना यार, मैंने कहा आमतौर से कहाँ से आते हैं? कहना श्रीलंका वगैरह से आते हैं। तो मैंने कहा एक आदमी को श्रीलंका से उठा के पाकिस्तान ही लाना है ना, 74 साल में ये क्यों नहीं किसी को ख्याल आ रहा? ये दो कंपनियों को ख्याल आया, बाकी सब कह रही है अबे जाने दे यार, है अबू धाबी से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, और एक्चुअली अबू धाबी से आ रहा है उसका, जो कि खुद कोई सस्ती जगह नहीं है। अभी चाइना से खुल जाएगा, चाइना से आ जाएगा। देखिए बॉस, वी आर नॉट एक्सपेंडिंग द पाई। हम ना ट्रेड पे ज़रूर जाते हैं, बट जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं पूरी बड़ी करेंगे ना, तब तक हमारा पाई नहीं बढ़ेगा बॉस। आप देखिए आज जो है वो चाइना स्लो डाउन पर चला गया, इंडिया वापस ऊपर आ गया है। एज एन इकोनॉमी राइट नाउ इंडिया इज थ्राइविंग फॉर द सिंपल रीज़न कि चाइना से उठकर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया चली गई। सही, उनके अपने इंटरनल जो भी मामला थे, इनके साथ पॉलिटिकल चीज़ें मामला, तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ क्रिएटिंग मिलियनेयर्स, सेंटी मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स। हम ना सिर्फ ट्रेड पर रिलाई करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। इंपोर्ट करूँगा, दो चीज़ें मिक्स करूँगा, जाने दे। और इसमें मुझे लगता है कि हम वो दो स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं ना, एक होता है बिजनेस डेवलपमेंट, एक होता है मार्केट डेवलपमेंट। हम लोग ज़्यादा बिजनेस डेवलपमेंट और अप सेलिंग पे ध्यान रखते हैं, लेटरल सेलिंग पे ध्यान नहीं रखते। हमें नहीं पता कि यार कौन सी मार्केट्स और खुल सकती हैं इस प्रोडक्ट को लेके। यस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ज़माने में काम करता था एक फूड कंपनी के साथ, तो वो एक पाउडर था जो हम बेचते थे। तो एक ज़माने में क्वेरी आई मेरे पास, कहता है मैं डबल रोटी में, मुझे डबल रोटी के लिए पाउडर चाहिए। डबल रोटी के लिए पाउडर चाहिए? मैं कभी बेचता नहीं था डबल रोटी को, तो ये तो नई चीज़ है, कहाँ हो आप? तो कहते हैं हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये बनाते हैं। तो मैं अगली शाम को पहुँच गया उसके पास, मैंने कहा डबल रोटी में ये पाउडर कैसे यूज़ होता है बताओ मुझे। तो उसने मुझे बताया, बोला इससे ना इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है और ये फ्लफ़ी और ज़्यादा हो जाती है और ये थोड़ा फूलती है, अच्छा है, ये है वो है। वो ब्रांड चल भी रहा था। हाँ। मैंने उसको देख के सारे ब्रांड कटा दिए जितने भी डबल रोटी वाले थे। सही, बस पाउडर ले लो। हाँ, हाँ। अरे सबको किया, बड़े बड़े डबल रोटी के ब्रांड लिए। अब मसला सारा ये था, ज़ाहिर है सबकी रेसिपीज़ बनी बनाई होती हैं, एक सेटल होती है, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि यार ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो 2-3 लोगों को केस प्रेजेंट करना पड़ा, वहाँ के सैंपल वहाँ भेजने पड़े कि यार इसकी फ्लफीनेस चेक करें, ये करें वो करें।
उसमें से ये कि अगर मैंने 4 को किया था तो शायद एक और आ गया हमारे पास, ठीक है, बाकी 3 अपने उस पे थे बट कि यार पूरा कोई नया दिक्कत नहीं। मार्केट खुल गई ना भाई। आपको समझ में आ गया कि यार ये भी हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार अगर यहाँ यूज़ होता है तो हो सकता है ये बेकरी किसी और आइटम में भी हो जाए, फ्लफीनेस कहाँ चाहिए होती है, या ये केक्स में भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी हो सकती है। लेकिन वो जो पाए बड़ा करने वाली बात है कि यार मार्केट देखो ना जी, मतलब और कोई जगह देखो। बॉस आप देखिए 1000 अपॉर्चुनिटीज है यार फाहद। अगर आप और मैं बैठ के आज ये सोच रहे तो बॉस हम पहले होशियार नहीं जो ये सोच रहे। ऐसे अनफॉर्चुनेट ही। बात ये है कि पता नहीं क्यों वो लोग नहीं सोच रहे जिनको ये मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें ऑलरेडी मालूमात है, या जो कैपेसिटी रखते हैं कि यार ये ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करनी। देखिए जो मार्केट लीडर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं या जो मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं, उनको ना यूं करके वो खोल सकते हैं। जो बड़े बड़े सेठ बैठे हैं वो ये कर हाँ, सकते हैं भाई। ऐसे ही। सही है। तो अगर आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैं नहीं हूँ भाई, लेकिन अगर आप बिलियनर है डॉलर्स में, एक मिसाल है, तो आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें आसान है। बिकॉज नंबर 1 यू हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल, नंबर 2 यू हैव एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ रिसोर्स क्विकली। तो अब आपको ना ये वाला प्रॉब्लम नहीं है कि यार यासिर साहब ने तो अचानक से लेट से सिंसिनेटी फ़ोन करके पीएनजी का कोई बंदा तोड़ लिया, बोले तू कौन है बेटा तूने फोन ऐसे ये बता तूने मिला है कैसे ये फोन, ग्लोबल हेडक्वार्टर मिला दिया तूने, नौकरी की चाहिए, समझ रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाई आप ये तो देखेंगे ना यार कि और कहाँ कहाँ मेरा प्रोडक्ट कैसे कैसे जा सकता है। सो मैं आपको एक खुल की बात बता दूँ बॉस, हमारा एक कंटेंट का बिजनेस है, जैसे हम करते प्रोडक्शंस वगैरह करते, एंड इन ऑल ऑनेस्टी बात सिंपल है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट कंटेंट बिल्कुल ऐसे ही है। बिजनेस। कि यार अच्छा हम अभी ना कन्वेंशनल कंटेंट बनाते हैं, हम टीवीसीज बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, आज ये भी तो बन रहा है। आई एम अ लिटिल लेट ऑन द बैंड वैगन, आई नो दिस एंड आई रियलाइज दिस, बट दैट डजंट मीन कि अब मैं बैंड वैगन पे चढ़ूंगा ही नहीं। हाँ, और सिंपल सी बात है, ये एवेन्यू वो है जो अभी बहुत अनटैप भी है, मतलब अभी तो इसका फ्यूचर शुरू हुआ है अभी तो इसका, है ना? तो भाई करेंगे यार। एंड ये तो आज यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हम कल टिकटॉक पर नहीं जाएंगे? जाएंगे भाई। क्या हम कहीं कल कोई नए वाला जो प्लेटफॉर्म आएगा उस पर नहीं जाएंगे? भाई जाएंगे यार, हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ आवर कंटेंट बिजनेस और की पाई भी जब स्ट्रेटजी। एक्सपैंड होगा, जब वो गैरी वी ने कहा है ना कि एक एक्चुअल अटेंशन है और परसीव्ड अटेंशन है। आप जो परसेप्शन पे चल रहे हो ना, रियलिटी बहुत दूर हो चुकी है। अभी तक कितने ब्रांड मैनेजर्स हो गए, ब्रांड ओनर्स हो गए, बेसिकली ट्रेडिशनल मीडिया, जबकि इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट हो चुकी हैं। यस, मतलब आप कितने एवेन्यूज़ डिफरेंट आ चुके हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और ख़ास तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं किस तरह कंटेंट को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप गंजी स्वाग को देख लें, गंजी स्वाग का जो बेसिकली जो एवोल्यूशन था वो बेसिकली ये नहीं था, फिर वो पॉडकास्ट पे आए। या मतलब इज़ अ पायनियर, उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हूँ, कितने लोगों ने इंस्पिरेशन लेके आज से शुरू किया, फिर वो एजुकेशन में भी आए, फिर उसमें भी आए, तो वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कई कहीं चैनल चला रहे हैं। कई चैनल चला रहे हैं, और इसी तरह और भी हैं पॉडकास्ट, आप उसको देख लें, P4 पकाओ वाले को, हाँ, या वो भी अपना पॉडकास्ट चला रहा है। तो हर कोई इवॉल्व कर रहा है। Yes. मार्केट डेवलप करने का मतलब ये है कि लिटरली आप सोचना शुरू करो कि भाई मंजन तो है मेरे पास, मैं इसको और कहाँ कहाँ बेचूं, या इसको सिर्फ शक्ल मैंने बदलनी है तो ना? ये इनसिक्योरिटी जब खत्म होगी आपकी, आप जब सिक्योर होगे, आपको पता होगा कि पॉकेट्स मैंने कितनी डेवलप कर ली है ना? सो अगेन आप ये एक बात सोचे ना यार कि अभी तो आपको ये बताया जाता है कि ये साउथ जोन के चीफ जो है वो फाद है, नॉर्थ जोन के चीफ जो है वो यासिर है, और यार कहीं खुदा न खास्ता ये जो है ना मनूस मेरे टेरिटरी में घुस गया तो मैं गोली मार दूंगा इसको। ऐसे लेकिन ये तो ये नहीं सोच रहे जीरो हैं, सम गेम है ना? जियोग्राफी पे खेल रहे हैं आप ये क्यों नहीं खेल रहे कि अरे अगर मैं ये वाला केमिकल बेचता हूँ तो और मैं किस किस को यही वाला केमिकल बेच सकता हूँ? अगर मैं थैली बेचता हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं दूध वाले को भी बेच सकता हूँ। मैं तो भाई थैली जो है वो लिफाफे वाले को भी बेच सकता हूँ, मास्क वाले को भी बेच सकता हूँ। मैं थैली किधर किधर नहीं बेच सकता। सिर्फ थैली में मैंने हैंडल लगाने तो इधर चला जाएगा, थैली में हैंडल नहीं लगाने, मैंने सिर्फ सीधी थैली बनानी जिस पर वो बना दे, तो हलीम वाला भी इस्तेमाल कर रहा है। आप समझ? तो थैली वाले ने इस तरह से डाइवर्सिफाई किया है बॉस। वो गाड़ी क्यों भी थैली चढ़ा के है, सीटों पे थैलियाँ चढ़ा चढ़ा के वो आपको थैली बेच रहा है। आप उससे सबक नहीं ले रहे, आप ये कह रहे हैं मेरे तो यही क्लाइंट है 4, तो बस मैं असल में इसमें भी ना एक दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो कि खैर हर किसी की स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट होती है कि यार अल्लाह ताला ने जितना देना था उतना ठीक है, ये हो गया, अब हमारे से ज़्यादा हम करते नहीं हैं। तो ये अब मैं बड़ा खूबसूरत पढ़ा था कि यार जब भी रिस्क आ रहा हो तो आप दस्तरखान बड़ा करें, सही है, और चादर बड़ी करें, चादर के अंदर पाँव ना समेटे, चादर ही बड़ी कर सकते हैं आप पाँव फैलाने के लिए।
हमारे मोहल्ले में, पुराने मोहल्ले में एक दुकान थी जो बन कबाब बेचते हैं और बहुत मशहूर हैं वहाँ के बन कबाब वो, और बड़े सुथरे बन कबाब। उसका बन भी ऐसा कि यार बंदा बोले कि यार ऐसा बन कबाब, मतलब आप भूख लग रही है उसका कबाब सामने बनाता है, अभी मंगवाते हैं इसके बाद। पिछली बार भी हमने बन कबाब खाए थे, ऐसा ही है। हालांकि मैं आज ही फ्राइड चिकन खाकर आया हूं। ओके, तो इतना ज़बरदस्त बन कबाब कि मतलब उसकी एस्थेटिक्स, उसके ऑप्टिक्स बड़े ज़बरदस्त। तकरीबन कोई 2 बजे खोलते हैं और भाई साहब 8 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, मैंने ऐसे इत्तफाकन किसी कॉलीग को छोड़ रहा था, मैं उस ज़माने में मैं उस मोहल्ले में था नहीं, बाद में मैं शिफ्ट हुआ था, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि यार आज तुझे बन कबाब खिलाता हूँ। हम जल्दी ऑफिस से निकल गए थे, लेट सेटिंग की तो हमारी बड़ी आदत थी, तो 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे। आधा घंटा उसने कहा यार टाइम है लगाने का, तो मैंने टाइम क्यों नहीं होगा, सब भी टाइम ही क्या, बोला भाई 8 बजे बंद कर देता है। अच्छा होगा कोई, ठीक है। नहीं आप पागल आदमी हो कोई। बन कबाब खाया मैंने, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दफ़ा बेगम के साथ गुजारा था, मैंने कहा बन कबाब खिलाता हूँ तुम्हें। दुकान बंद थी, 9 बजे थे, 9:30। मैंने शिट, मुझे ख्याल आया, फिर मैंने दोस्तों को, मैंने क्या सीन है सर, कह रहे भाई 2 से 8 और पीर मंगल बुध जुमेरात 3 दिन 4 दिन, अच्छा, जुमा हफ्ता इतवार ऑफ करता है और 2 से 8 करता है। मैंने कहा कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है ये। मैंने कहा मैं रिपीट कस्टमर हूँ इसका, और कितने लोग इसके पास उस वक्त लाइन लगा खड़े होते हैं। ये कितने तकरीबन 4-5 घंटे रोज़ के ज़ाया कर रहा है, और वो 3 जो वीकेंड है जिस पे लोग कंजम्पशन बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, उस पर वो बंद रखता है। उसका कहना ये है यार बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए और अल्लाह का शुक्र है बहुत है। मैंने कहा यार सही है, ठीक है, लेकिन कम ऑन, नहीं क्यों काफी है मेरा, वही हमने पहले भी ये बात की है। जबकि 2 बच्चे भी हैं उसके, मतलब 2 बच्चे भी साथ काम कर रहे होते हैं। हाँ। तो अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है तो कम से कम उनके लिए तो एक्सपैंड करो ना चीज़ों को, उनको दो। देखिए ओके, सो इसमें ना वो हम एक चीज बोलते हैं ना कि अपना स्टैंडर्ड रेज करें। देखिए बात, मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा ना करें आप, होता है ऐसे ही। बट चलिए इसको हम ना ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम लेते हैं, और हमें कुछ सिर्फ पैसे तो कद्दू भी नहीं दिए कि किसी की अच्छाई करें या बुराई करें या जो भी करें। लेकिन अगर हम आज और करें, स्पॉन्सर करते हैं हमें। कर तो अच्छा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कौन सी वाली गाड़ी की तारीफ करनी है तो बताओ कि भाई आज की जो ऑल्टो है, जो अभी नई वाली जो ऑल्टो आई है, इसमें हम एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेते 660 सीसी वाली, उसमें फैसिलिटीज देखते क्या क्या है। 2 एयर बैग है भाई उसके अंदर, एक टेप मिलता है आपको, 12-14 हज़ार रुपये की LED स्क्रीन लगा ले तो वो भी मिल जाती है आपको, स्पीकर मिलते हैं छोटे से जिसमें से गाने की पूरी आवाज़ आती है, और अगर आप चाहे तो 10-15 हज़ार रुपये का वो भोपू भी लगा ले तो एकदम बाबरी हो जाती है गाड़ी। ठीक हो गया, सही है। 5 आदमी खुल के बैठते हैं उसके अंदर, और एक छोटी सी डिग्गी मिलती है आप, बस ये हो गया। AC वेसी चल रहा है आपका, और शीशे वीशे चल रहे हैं। कट टू टॉप ऑफ द लाइन कोई भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लेते हैं। अभी मैं चाइनीज ब्रांड पर नहीं चाह रहा हूँ, बिग 3 की बात कर लेते हैं। सुजुकी की सबसे छोटी वाली 660 सीसी, और सबसे लग्जरियस जो गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है बिग 3 में, यानी कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी में। सिविक को लेने 1 सेकंड की, या करोला लेने, फैसिलिटी का फ़र्क बताया मुझे। 2 के बजाय 6 एयर बैग हो जाएंगे, और स्पेशियस हो जाएगी, और स्पेशियस है, मतलब वो जो भोपू वाली बात की, वो भोपू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बिल्ट इन भोपू होंगे उसके। फिर सनस्क्रीन भी हो सकती है। बाकी वो नहीं। इंजन स्पीड है, इंजन मेक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इसका मैं आपको एक फ्लिप साइड पेश करूं, एक्सपीरियंस वाइज मैं ये कहूँ, बॉस मुझे इस गाड़ी में AC मिला हुआ है। मैंने ये गाड़ी ली, किस गाड़ी में? ऑल्टो में? ऑल्टो। हाँ। मुझे इस गाड़ी में AC मिला हुआ है, ऑटोमेटिक गियर है, तो मुझे क्लच व्लच का मसला ही नहीं है। AC चलता है टनाटन, शीशे हुए में मेरे टेंट। मैंने इसके अंदर भोपू लगाया 30-40 हज़ार रुपये का, एकदम बचता टाइट, और स्पेशियस भी बहुत है, और वाकई स्पेशियस है अंदर से ना। ऑल्टो एक मेरे पास है, मतलब वाकई स्पेशियस है। सिविक और करोला से तो मेरे डाले से ज़्यादा स्पेशियस है यार वो, अल्लाह की कसम। अगर मैं अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आप एक आज बैठिएगा, दोनों इत्तफाक है, नीचे 2 गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, आप अगर मेरे पीछे डायले में बैठ गए तो आपके पैर फंस जाएंगे, बिकॉज यू आर नियरली 6 फीट 6+ ऐसे कुछ है। तो आप मेरे पीछे बैठेंगे तो डायले में आपके पैर फंस जाएंगे, अनकंफर्टेबल है। आप ऑल्टो में बैठेंगे, आप बोलेंगे अभी की जगह बनाई कहाँ से इतनी, अभी भी 4 इंच है घुटने से आगे। और मैं कहूँ बहुत सब कुछ तो है इसमें, अल्लाह का शुक्र है यार, क्या चैम्प गाड़ी है। सो व्हाट्स गोना हैपन, अब मेरा स्टैंडर्ड यही है, अब मैं कुछ नया सीख नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी ख्वाहिश को मैंने
एक तरह से सुला सा दिया है। जो पराठो देख के ना यूं जागती तो है कि अरे यार ये हमारी चाहिए जनी जरा ऊंची है, और फिर मैं उसी लम्हे के अंदर अपने आपको क्या बोलूँगा, अबे इससे होगा क्या नहीं। सो इस आदमी ने ना, ये जो बन कबाब कह रहा है भाई अल्लाह शुक्र है, इस आदमी ने ऑल्टो पे यस कर लिया है। इसका स्टैंडर्ड ऑल्टो पे रुक गया है क्योंकि इसका पैमाना टोटल था, टिक मार्क, एसी चल रहा है, ऑटोमेटिक गियर है, बोबू बज रहा है, बस लाइफ इज ग्रेट। और इसका इसका असल में हो सकता है कि उसको अपने फ़ायदा हो या कोई नुकसान ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगली नस्ल के लिए ये अपने बच्चों के लिए वही चीज़ कैस्केड करना नीचे माइंड सेट है ना। माइंड सेट है, ये बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता है। देखिए ना, इसमें एक बात है, ये बिल्कुल वैसा है कि क्योंकि ज़्यादातर हमारे तो ये होता है ना कि बाप बच्चों को वही सिखाता है, भाई मैंने सीखा है तो मेरी वैल्यूज़ ही तुम आगे लेके चलोगे। यहाँ तो सवाल भी नहीं कर सकते ना बच्चे, है ना। भाई मैंने सीखा, तुम अलग कैसे सोच सकते हो। अब देखिए, स्टूडेंट बिरयानी एक बहुत अच्छी मिसाल है। स्टूडेंट वाले जो साहब थे उन्होंने शुरू किया था किसी ठेले से, ये मैंने सुन रखी है कहानियाँ, एक से नहीं 1000 से सुनी, तो यकीनन ये सच ही होगी। वाले साहब से भी सुनी कि एक ठेला सा था और वहाँ से बिकती थी। आज स्टूडेंट बिरयानी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शहर के या शायद ममालिक में मल्टीपल जगहों पर है, और ये बिरयानी पैक करते हैं, जर्दे पैक करते हैं। अब इनके बर्गर कबाब आ गए, पता नहीं और कुछ क्या रेंज आ गई, ऐसे ठीक हो गया। सो दे हैव एक्सपेंडेड इनटू दिस, एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, एंड आई कुड बी रॉन्ग, कि दिस इज द सेकंड जनरेशन थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये बच्चे, इन्होंने स्टूडेंट वाले जो साहब थे जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने बच्चों को फिर पढ़ने भेज दिया। वो MBA कर आए तो वो एक नया थॉट प्रोसेस लेकर आए, ऐसे है। बट ये पढ़ने भेजा ना उस आदमी ने। ये जो भाई है ना, जो बन कबाब को, अरे वाह मैं चल पे कुछ नहीं होता, मैं सेट हूँ, ये अपने बच्चों को शायद पढ़ने नहीं भेजेगा। वो बोलेगा सही तो है, चलता हुआ बन कबाब का ठेला, लाइफ इज ग्रेट, AC चलता है, बोबू चलता है, शीशा ऊपर करता हूँ, मजा करता हूँ। मुझे नहीं भाई MBA करना, ये MBA मेरे पास आते हैं बीवियों को लेके बन कबाब खिलाने। ये IBA वाले हैं साहब, ये IBA से पढ़े हुए, ये बन कबाब खिलाने गए थे मुझे, है। तो व्हाट्स द पॉइंट? सो यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। देखिए रोल्स रॉयस में भी ना सिर्फ एक्सपीरियंस चेंज होता है, वरना चीज़ें वही है। AC यार वही है ना, फर्क थोड़ी है। ऐसे। सबको देख क्या रोल्स रॉयस। अच्छा मुझे ये बताएं कि बोला जाता है पॉलिटिकली करेक्ट रहो और वो नहीं बोलना जो सोच रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले भी शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट यू थिंक इफ़ यू से दैट इट्स रिस्की, तो ये किस हद तक ठीक है करियर लेटर में? यार ओके, सो कॉर्पोरेट करियर में ना व्हाट आई हैव लर्नड इज, एंड देखिए कम्युनिकेशन का एक बेसिक उसूल है जो हमने सबने पढ़ा हुआ है कि 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज हाउ यू से इट, ओनली 7% इज व्हाट यू से, द वर्ड्स यू यूज। सो अब वही वाली मैं बहुत सारे लोगों को ना मिसाल देता हूँ कि एक होता है क्या तो लग रहा है कि ये आदमी हो गया पागल, ये क्या पी रहा है, इसको चेक करो, इसके बैग में से निकालो, कोई सस्ता नशा कर रहा है। इट्स हाउ यू डिलीवर इट। सो yes, you are able to speak your mind in certain cases. The way you speak it is extremely important. तो अभी जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि एक छोटी सी चीज़ है ना कि यार एंड और बट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो मैं ऑडियंस की उसके लिए बताता हूँ कि मैंने इनकी गाड़ी देखी और मैंने कहा यार फहद गाड़ी मज़े की भाई, और अगर मैं ये कहूँ फहद घड़ी मज़े की है बट, तो अचानक से इनके दिमाग में ये आ जाएगा कि क्या बट, हाँ इसका मतलब घड़ी मज़े की नहीं है ना। और अगर मैं कहूँ यार फहद घड़ी मज़े की है एंड इसमें और कलर भी है क्या, या बट इसमें और कलर भी है क्या, इसका मतलब घड़ी मज़े की होगी, वहाँ से कलर देखने ने चूज किया। एंड अगर इसमें और कलर है तो आप बोलेंगे कि हाँ मैंने 3 कलर लिए, मेरे पास ब्लू भी है, येलो वाली भी मैं पहनता हूँ, ऐसे है। या रेड ली है मैंने अभी, तो मुझे क्योंकि येलो वाली आपकी पसंद है तो उसकी ना एक अंडा वंडा उतार देना ऐसा ना के। So the point is how you say it is extremely important. Yes, disagreeing with the boss or your management is absolutely fine. Just be able to say it in a way जो कि digestible हो भाई। आप समझ रहे, ये इतना ही फर्क है। और मैं बड़ी बुरी सी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता ब्लंट आदमी हूँ मैं थोड़ा सा, और आपके मुँह तो सेंट्रल गई ना भाई। मेरे भाई इतना फ़र्क है कि जब आप अपनी मंगेतर से आई लव यू बोलते हुए पकड़े जाए, अपनी चल और पीछे से आते हैं ना, अपनी गर्लफ्रेंड से आई लव यू बोलते हुए पकड़े जाए तो अब्बा मारेंगे जूते। मंगेतर से आई लव यू बोलते हुए पकड़े जाए
तो आप अब्बा से थोड़ा सा शर्माएंगे, फिर अब्बा बोलेंगे बेटा ये भला कोई टाइम है ये बातें करने का यार, कुछ काम वाम पे फोकस करो है। और अगर आप अपनी बीवी से आई लव यू बोलते पकड़े जाए तो अब्बा बोलेंगे बेटा दरवाजा बंद कर लिया करो बस। ये वही शख्स है भाई, है ना। तो हाउ यू से इट एंड व्हेन यू से इट एंड हु टू से इट, it's very dependent on the relationship you have with this person, and this relationship is dependent on the communication skills you have. तो वो आज सुबह हम बात कर रहे थे कि सॉफ्ट स्किल्स ना अनफॉर्चुनेटली हमारी नहीं है। सो हम ना ये समझते हैं कि यार, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत बेबाक, और मैं जो है ना क्लाइंट को जाके यही बातें कर दूंगा जो कि मैं शायद आपके साथ करता हूँ ऑफ कैमरा। बॉस मैं ये क्लाइंट के सामने ये बातें नहीं करता था, वरना इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते आप, और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते आप, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं है ना भाई कि मैं अपने बॉस से, अगर तो मेरी उसके साथ वो वाला रिश्ता नहीं है कि जिसमें मैं उसको खुल के उस लहजे में बात करूं जिस लहजे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ऐसे तो बस ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप सब छोड़ दें, भाइयों में ये नहीं होता यार। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको सया को सबाक का ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है ना। वालिद के सामने आप वैसे नहीं ऊंची आवाज में बोल सकते ना जिस तरह से शायद कभी कभार जोश में आके आपका दिल करता है। सही बात। इवन खुशी का इजहार वैसे नहीं कर सकते आप। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मिसाल के तौर पे आप आज लेट्स अज्यूम कि आपको कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो गया, $1 मिलियन का मुनाफा हो गया, आपको ये कैश आ गया आपके पास है। अब आपका दिल चाह रहा है कि आप जो है ना वो, जैसे मैं आमतौर से कहता हूँ चड्डियाँ उतारो नाचो। ये मैं कभी कभार कहता हूँ आपसे। इसका मतलब लिटरली नहीं चड्डी उतार के नाचो, इसका मतलब ये होता है कि नाचो। अच्छा, अब नाचो का मतलब ये थोड़ी मैं अपने अब्बा के सामने जाकर यूं करना शुरू कर दूंगा, ये नहीं करूंगा ना। मैं बोलूंगा डैड खाना खाने चल रहे हैं। ये तो मैंने एक और पॉडकास्ट से बोला था, लेकिन मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मेरे लिए बड़ी अच्छी लर्निंग है ये। एक दफ़ा सेल्स हमारे हेड थे, तो मेरे बॉस के बॉस थे, तो मेरे बॉस की वो अच्छी खासी क्लास ले रहे थे, और मैं नया नया था, तीसरा चौथा दिन होगा मुझे। और वो सेल्स का हेड मुझे आज तक बड़ा पसंद है क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड तरीन आदमी और टुच्चा तरीन आदमी एक साथ था। अच्छा, फैंटास्टिक। ओ मज़ा आता था, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। मुझे पता था कि यार वो कब क्या करेगा और कैसे करेगा, मैं उसे सीखता था यार ये ऐसा बदना होना चाहिए। तो वो मेरे बॉस की अच्छी खासी उन्होंने पैंट उतार दी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज़ दी, फाद अंदर आई है। यही तो और पड़ गई। मैंने कहा यार ये मेरे बॉस की ज़ियारत कर रहा है, अभी तीसरा दिन है मेरा। तो मैंने कहा जी सर, तो आइए बैठिए। फिर वो उसके फिर बजाने लगे, वो मैं ओरिएंटेशन के लिए बुलाया था उन्होंने। ठीक है, ऐसे बजाता हूँ मैं। हाँ समझ लो भाई, समझ लो। पहला है कि कुछ भी बता, ये फाद है, नया है, इसको भेजो, पेमेंट चाहिए मुझे। इसको वो 4 घंटे बिठाते हैं, 4 दिन लगातार बिठाते हैं, ये इतने करोड़ों की पेमेंट है, ये मुझे चाहिए। अगर पेमेंट ना आई, सही है, आप उसका सर फाड़ें, उसको मारें, उसको गोली मारें, लड़के भेजें, खून निकालें उसका, मुझे पैसे चाहिए। सही है, और वरना आपकी नौकरी गई। और ये 180 दिन चले गए, सिर्फ 30 दिन की पेमेंट टर्म पे। सही। ओके बॉस, ठीक है बॉस। वो ठीक है बॉस किए जा रहा है, इतना तो झुका के, ओके ठीक है, बाहर निकल आया, मुझे लेके आओ फाद। मुझसे हजम नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मेरी दूसरी नौकरी थी, पहली नौकरी तो आपको पता ना, हम जॉब हॉपिंग के बड़े शौकीन हो। शुरू में 3-4 महीने हुए तो मुझे पहली जॉब पे दूसरी जॉब ये हो गई थी। तो मैंने कहा बॉस, उससे अपने बॉस से मैंने कहा क्या ये जो कह रहे हैं ये बाकी ऐसा होता है क्या यहाँ पे। अच्छा भाई पढ़िया, शायद यहाँ पे कल्चर होगा कि जाओ मारो किसी को। किसी सियासी जमात में तो नहीं आगे हुए कहीं कूटना है। तो मैंने ऐसे ही है, तो मुस्कुराया, बोल रहा है पूछ ले जाके। तो मैंने कहा नहीं अच्छा ही था ना, आपको बोल रहे वो, ये नहीं खैर है, पूछ ले जाके। अच्छा उसको पूछती सोचे, बोला तो पूछ ले जाके, कोई मसला नहीं है। तो मैंने पक्की बात है अल्लाह। तो मैं गया उनके पास। अच्छा पापा तो साथ, मैंने कहा यार ये अब मेरी बारी आ जाए। मैंने कहा सर मैं अंदर आ सकता हूँ, आइए बैठिए। तो मैंने कहा सर आपने सिर्फ मुझे यही पूछना था कि आपने कहा उनको मारो, खून निकालो, ये करो, तो क्या हमें अलाउ है एज सेल्स मैनेजर इसके हम ये कर सकते हैं। मैंने फाद साहब मेरा काम है बोलना, आपका काम है अपने फिल्टर से स्ट्रॉन्ग रखना। अगर कस्टमर के पास से शिकायत आई ना मुझे, जब भी आप फारिग हैं, और पैसे नहीं आए जब भी आप फारिग हैं, फाइंड अ वे आउट। और लिटरली हर चीज़ को लेने की जरूरत नहीं है, फिल्टर से स्ट्रॉन्ग करें। तो यस, और इस तरह काम करना सीखें। हाँ जाइए। मैं बाहर समझ गया, सुबह से आज तक एक चीज़ समझ गया कि भाई बात सोचे ना, आपकी गुफ्तगू जो लड़कों के साथ होती है, और जब उनके पास कस्टमर्स आके बैठते थे, लगता ही नहीं था ये पीछे ये कहते हैं कि इनका सर फाड़ो। वो हमारा सर फाड़ते तुमने सामने बुला के, यार तुम तंग करते हो उनको पेमेंट के लिए। उसका काम है भाई, अभी वो क्लाइंट सर्विसिंग के मोड में है ना। सो यस, यू कैन से व्हाटएवर यू लाइक, हाउ यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया कि रैपोर बिल्डिंग
बहुत ज़रूरी होती है कि आप किससे कितनी गुंजाइश ले सकते हैं गुफ्तगू करने की, ये भी आपके हाथ में होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपने वो रिलेशनशिप कितना ओपन रखा है उस शख्स के साथ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो एट द सेम टाइम आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ना आपस में डिस्कस कर लेते हैं, लड़कों में बैठ के गालम गलोच कर लेते हैं, गंदे लतीफ़े ऐसे ही सुना है। लेते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अब्बा को भी जाके ये सुना दें। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। सो फिल्टर्स मजबूत होने चाहिए, हाँ, बट नॉट स्पीकिंग योर माइंड ऐसे ही है। इज़ अ प्रॉब्लम। ये मैंने सीखा दूसरे उससे। एक और कंपनी में गया तो वो भी तकरीबन वो अच्छा सेल्स वाले जो पुराने होते हैं ना मंझे हुए, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं, मज़ा आता है उनसे ना, और डिफरेंट एरियाज़ में काम कर चुके होते हैं। तो मैं उनके साथ पहली दफ़ा गया, वो असल में मैं तो 2 साल हो गए थे काम करते हुए, वो मेरे सर पे नए आए थे। तो कंपनी के अंदर से थे, 20-25 साल पुराने थे। तो कह रहा था कस्टमर विजिट्स कराओ, मैं उनको ले गया 2-3 कस्टमर्स के पास, वही पेमेंट फंसी हुई थी। तो बातें करते करते वो ना, यार ये हो गया, मार्केट डाउन हुई हुई है, पैसे हैं नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ फंसे हैं, वहाँ फंसे हैं। तो वो कह रहे हैं जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, वैसे ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता रैपो बनानी शुरू की, तो बंदा खुलता खुलता गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्टनर। हाँ, कि हाँ कोई मसला नहीं यार, मैं समझता हूँ। बोलता है यार वो हमने नई मशीन लगाई है, नया एक्सट्रूजन लगाया है, चेक कराऊँ? तो हाँ हाँ चेक कराएं, बिल्कुल चेक कराएं। चले गए जी, वो एक्सट्रूजन लगा रहे, बता रहे कितने का पड़ा ये वो भाई ये इतने बिलियन का है, ये इतने मिलियन ना का है, ये इसलिए कि इस वो आदमी के पास पैसे तो ये है। वो अब वो आगे बैठे तो वो कहते हैं कि जी अब ये सीन है, मतलब जो वो आर कर रहा था हाँ 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 वो अब चेंज हो गए हाँ। कि यार इतना तेरे भाई ने इन्वेस्ट किया है। उस बंदे ने बड़े खूबसूरत तरीके से उसको कहा, मतलब कि यार ये तो हो गया, थोड़ा सा हम पे भी कतरे गिरा दो, मतलब इसका तो पीनट भी नहीं है ना जो हाँ, बेसिकली जितने मिलियंस की तुमने इन्वेस्टमेंट की, मेरी तो थोड़ी सी मतलब मिलियंस इतनी की खुशी रिकवरी थोड़ी सी है। हमारी भी करा दो। मतलब उसने तो खूबसूरती से कम्युनिकेट कर दिया कि यार ये, वरना पहले भी कह सकता था यार ये तो इतनी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो वो कर जी रहे जी हो। जी तो जी। उसने पहले उसको शीशे में उतारा Yes. और फिर बात की, लेकिन अपनी बात कम्युनिकेट कर दी। यही हरकतें वो मेरा पहला वाला बॉस भी करता था, और यही कम्युनिकेशन स्किल्स है जो मैंने सीखी कि यार कहाँ कैसी बात करनी है। अच्छा बहुत दफ़ा क्या होता है कि जब मैं ये देखता था कि मैं उस बॉस की तारीफ करता था, अभी भी ये बात करता हूँ, हो सकता है बहुत से लोग अभी भी बोलेंगे यार ये तो मुनाफकत है। हाँ यहाँ पे मसला सारा ये है, नहीं यहाँ पे okay. लोगों को समझ में नहीं आता कि मुनाफकत एक्चुअली भाई, अगर आप अपनी ही बैंड बजवा रहे हो। चलिए इसको एक और बड़ी बुरी सी एग्जाम्पल के साथ सोचें। ओ, क्या आपकी जब शादी होती है और आप जाते हैं दुल्हन को लेके घर, और उसके बाद, और ये इसमें देखें हमारी बीवियां भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, मैं बिल्कुल इज्जत के साथ ऐसे ही बात कर ऐसे ही रहा है, हूँ, और फिर आप वलीमे का खाना करते हैं, तो क्या बच्ची के बाप को नहीं पता तो वो किस बात का खाना खा रहा है? ऐसे ही है, उसको पता है ना। ऐसे ही। तो क्या दूल्हा खड़े होके अलल ऐलान कहते जानी तेरे भाई ने फिर आज अंकल बताए सबको? अरे भाई फिल्टर है ना यार, आप मेरी बात समझ रहे? आप इस बात का तरीके से, तमीज़ से, मजहबी एतबार से और शरई तकाज़ों के तहत ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में, ये मुझ पे हलाल करार दिए मेरे रब ने, है, और शरई तकाज़ों से अब ये मेरी इज्जत भी है मेरे घर की। तो वालिद साहब की तो इज्जत हमेशा से रही है, अब ये मेरी भी इज्जत सही बात है ना। आइए मैं इस इज्जत को अपने घर में वेलकम करने के लिए खाना खिलाता हूँ आप लोग, ताकि आप लोग भी मेरी खुशी में शरीक हो और इस बात को गवाही भी दे कि हाँ यार ये फ़हद की, ये यासिर की, ये फलाने की, ये बीवी है आज से, तो ये इनकी इज्जत बहनों और भाभीयों की तरह की जाए। ये एक तरीका है ना भाई, बजाय इसके कि आप बोले बॉस आए मैं आपको बगैर फिल्टर के सारे मामलात सुनाता हूँ। तो फिर एक काम करो ना यार, फिर जब वॉशरूम जाते हो तो पता है ना क्या कर देगा, मत लगाओ कुंडी, सही बात। लॉक मत करो, बोल पाए यही तो करना है, देख लो। डायनामिक्स है, हर चीज़ के डायनामिक्स। हर चीज़ का एक तरीका है ना मेरे भाई बताने का। सो बिल्कुल वैसे ही अपनी बात को ज़रूर आप पुट फॉरवर्ड करें, लेकिन वो आप कैसे करें। इत्तफाक अभी हुआ ऐसा कि हम गाड़ी में आ रहे थे, तो मैंने अब्दुल्ला से कहा, बेटे से ना, मैंने कहा यार वो ट्यूशन पे जाना है आपने? कहना जी। तो मैंने कहा खाना खाते हैं और फिर आपको ट्यूशन पे छोड़ देते। कहना ठीक है। मैं कहा लेकिन ट्यूशन का सामान तो आपने उठाया नहीं। कहना नहीं। चुप हो गए। तो मैंने कहा तो फिर पलटते हैं ना भाई, ये बोलो ना कि यार मुझे जाना है, वो लेना है। कहना नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है ना। मैंने कहा क्यों? कहना वहाँ पे ऑलरेडी सामान मेरे पास सारा रखा हुआ उधर, वो मैंने एक कॉपी वहाँ पे रखी थी। तो मैं कहा बेटा ये भी तो बोलोगे तो मुझे पता चलेगा ना। तुमने कह दिया नहीं,
मेरे दिमाग में ऑटो पे आया कि मुझे यू टर्न लेना है ना. इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये कि बगैर किसी को थपाए हुए और बगैर किसी की हटाए हुए. सही बात है ना. यार आप कह रहे दादा ये मुझे चूरन स्टोरी ना सुनाओ कि तुमने ना इतने अरब रुपए का प्लाट बनाया है, तुम्हारी औकात इतनी तो है नहीं कि तुम मेरे पैसे क्लियर करो, लाओ भाई पैसे तो मेरे है. ये भी तो कह सकता था ना वो. और उसके बाद बोलता अच्छा आज तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, आइंदा तुम ना मेरे शक्ल ना दिखाना है ना. नहीं बल्कि वो अब तू ले ले पैसे. अब तू लेके दिखा भाई. है ना. तुम एक काम करो बॉस, अब तो तुम्हारा फोन भी उठेगा, तुम अकाउंटेंट से बात करो. सही बात. ठीक है. और फिर रिकवरी होगी और चीजें होंगी, मामलात होंगे, फिर बिल जमा करो. 50 तरीके मेरे यार पास ये ढूंढ मैंने रखे एक कंपनी में बड़ा स्ट्रगल किया था. सिर्फ एक जगह कुछ एसेट्स रखे हुए थे जो बंदे ने उठवा लिए थे मुझसे पहले, सेल्स मैनेजर ने. मैं गया, मुझे वो अकाउंट रीओपन करवाने में, एसेट्स दोबारा वहाँ रखवाने में, जी. वो जूसिंग मशीन के एसेट्स थे जो वहाँ B2B में हम करते थे. तो वो बंदी हाथ ही नहीं आती थी. बंदी हाथ आई, फिर थोड़ा सा ज़रा डाखाने मिले कि हाँ इस यूनिवर्सिटी वगैरह, फिर थोड़ी चिलिंग हुई. उसने कहा यार देखो बॉस मना करते हैं, तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है, वो कोक पेप्सी अच्छी ऑफर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. वो उसमें 8-9 महीने निकल गए. लेकिन मैं भी ढीठ बन के पढ़ा रहा क्या है क्या नहीं है. मेरी वो देख के कि एक होती भूख होती है इंसान की कि यार मुझे बेचना है यार, तो मतलब मुझे पता है तेरे पास बिक सकता है, हाँ मैं इसलिए आ रहा हूँ तेरे पास, और पहले था, हिस्ट्री रही है, तो अब तुम कमीनापन कर रहे हो, नहीं करो. बिल्कुल ठीक है. लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता खुला उनसे बोला, तो तकरीबन 1.5 साल बाद जब रीओपन होने वाला था वो, इतनी सारी एफर्ट्स के बाद, तो उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले बंदी ने मुझे बताया कि तुम्हारा बंदा यहाँ आया था, बदतमीज़ी करके उसने कहा था मेरे एसेट्स हैं मुझे दो, तुम लोग इसका सर्विसिंग नहीं कर रहे, तुम लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते, ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है. क्योंकि उसके बॉस ने उसको डंडा दे के भेजा था. वो ये फिल्टर्स वाली बात आ गई ना, यस. कहता था कुछ भी हो वहाँ से मशीन उठवाओ. हाँ. अब उसने उठवाई, उसके बाद 1.5 साल तक, और वो हाई MC प्रोडक्ट था, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन उसका तकरीबन को 78-80% था. अच्छा. तो इतना बड़ा प्रोडक्ट, तो ये तो सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो. यार आप देखें ना. ओके. आपके रब को पता है, मेरे रब को पता है मेरे दिल में क्या नीयत है. उसके सामने ना मुझे बिल्कुल कोई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है. मेरे रब को ये भी पता है कि मैं अगर बदतमीज़ी कर जाऊँ, सीधा बोलूँ, वैसे बोलूँ, टेढ़ा, लेकिन मेरी नीयत का एग्जैक्ट मुझसे ज़्यादा वो मुझे जानता है. इस बात पे तो हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज़ मेरे भाई, तब भी कैसे मांगते हैं आप? कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है, हाथ जोड़ के, ह्यूमिलिटी के साथ, सजदे में सर झुका के. और जितनी आजिज़ी हो उतना अच्छा है. क्यों? रब ये कह सकता था कि भाई तुम मुझसे मांग लो, हाँ. है ना. अच्छा, या हम भी ये समझ सकते थे कि यार मैं लेटे लेटे मांग लूंगा, और मांग भी लेते कभी कभार, या अल्लाह प्लीज़ बड़े परेशानी में हो, ज़रा इसको हल करते प्लीज़ आप. है. लेकिन उसने ये भी बताया कि फिर मेरा फेवरेट तरीका ये है कि आओ मेरे सामने खड़े हो मुसल्ले पे, ऐसे ही है, या आओ अगर आप हिंदू हैं तो आओ मेरे मंदिर आओ, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो उसने कहा कि आओ मेरे चर्च आओ, यहाँ घुटनों के बल बैठो, फिर ऐसे करके मुझसे दुआ मांगो, या अगर मुसलमान हो तो मुसल्ले पे बैठ के ऐसे करके मुझसे दुआ मांगो, तो मैं तुम्हें दूंगा. और उसका भी एक्सट्रीम है कि आंखों से आंसू जारी हो तो जाहिर, आजिज़ी हो, इंतसारी हो, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स है. और ये भी उलमा बताते हैं, अल्लाह आलम, ये मेरी तो कोई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बात पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी बताते हैं कि भाई अगर नहीं रोना आ रहा तो रोने की एक्टिंग ही कर लो यार. ये भी सुना मैंने. मतलब ये कैसी अजीब सी बात है कि रब जो तुम्हारे कल्ब को तुमसे ज्यादा बेहतर जानता है, वो भी ये कह रहा है कि चलो तुम नहीं रोना आ रहा तो एक्टिंग ही कर लो. हाँ. तो भी मैं तुम्हें इसके भी पॉइंट्स दूंगा भाई, इस एफर्ट के पॉइंट्स. हाँ, बड़ी डीप बात है. आप मेरी बात समझ. सो तो द पॉइंट इज कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट जस्ट हाउ व्हाट यू आर सेइंग, इट इज हाउ यू आर सेइंग इट. उसको सबसे ज्यादा पसंद है कि दो टाइम पे आप जो है वो दुआ मांग ले, जो सबसे इफेक्टिव है, एक सजदे में और एक फर्ज नमाज के बाद. सजदे में आप अपने सबसे लोएस्ट ह्यूमिलिएटेड, मतलब कहने के हम्बल पॉइंट पर होते हैं कि यार अब मैंने सारी झाड़ दी औकात, ईगो, और ये सारा जितना मेरा मसला था ना शैतानी, ये मैं झाड़ देता हूँ. मैंने तेरे सामने सर टेक दिया ज़मीन पे, और मैंने अपनी हस्ती को ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कुछ नहीं हूँ तेरे सिवा. आप समझ रहे कि देखिए उसने ये भी बता दिया कि चलो यार मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये इफेक्टिव कब हो जाएगी तुम्हारी दुआ मेरे लिए, कि जब तुम सजदे में दुआ करोगे या फ़र्ज नमाज के फ़ौरन सलाम फेरने के बाद दुआ करोगे, है ना. सो इट मीन्स दैट ये बता दिया गया है. इवन कुदरत में कानून बनाने वाले ने ये बताया, रब ने ये बताया कि हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फिल्टर्स एंड कम्युनिकेशन एंड हाउ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस, है ना. आप वरना ये भी तो कह सकते थे जिस तरह से वो
बहुत सारे लोग ना शिकवा और जवाब शिकवा वाला जो एक मामला होता है, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा फिल्मों के डायलॉग में कह देते हैं कि आज भगवान तुम बहुत खुश हो गए टाइप्स के, इस तरह से आज तुम बड़े खुश। शो आपका रब है, वो समझदार है। विजडम नाम की कोई चीज़ तो मतलब कहाँ उसके लिए बोलेंगे वो बहुत वाइज है, बहुत सही बात। सूरज को मोमबत्ती दिखाने वाली बात है। बट द पॉइंट इज कि इवन गॉड हैज प्रिस्क्राइब्ड द वे ऑफ कम्युनिकेशन। द वन हु क्रिएटेड यू, हु लव्स यू मोर देन 70 मदर्स, उसने भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है कि ऐसे बात करोगे मुझसे, तो इस टाइम पे बात करोगे और इस तरीके से बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सही बात। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो बॉस है या जो कॉलीग है या वो, ये उससे ज़्यादा, मतलब अल्लाह माफ़ कर, कैसी बात है यार ये। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू, यस आप बोले अल्लाह मियाँ मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन यार अल्लाह मियाँ यार ये क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब यार वार कहाँ लगा दिया आपने, बॉस थोड़ा सा ईजी हो जाए, आप थोड़ा सा उसमें आ जाए। तो यस आई कम्प्लीटली एग्री कि स्पीकिंग योर माइंड इम्पोर्टेंट, हाउ यू स्पीक योर माइंड मोर इम्पोर्टेंट। सही है आसिफ भाई, ज़बरदस्त। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। ऐसे इतने सारे पॉइंट्स मेरा इरादा था नहीं, लेकिन वो बात निकलती है तो फिर आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो मेरे दिल की कहानियाँ जो अंदर रुकी हुई होती है ना, वो भी मुझे याद आती रहती है। मैंने हाँ ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो आई स्टार्ट रिलेटिंग एंड आई होप सेम इज़ हैपनिंग विद द ऑडियंसेस जो कि रिलेट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी और एरिया ऑफ लाइफ से इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।